हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एंटी अल्सर एजेंट्स के बारे में। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो है कई बार इस क्वेश्चन को देखा गया है। कभी तो आता था ये एंटी अल्सर एजेंट नाम से, और कई बार जो है इसको ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर नाम से भी देखा गया है। तो पेप्टिक अल्सर को ही हम जो है अल्सर बोलते हैं, या अल्सर को हम जो है पेप्टिक अल्सर नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बस आज की इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम जो है एंटी अल्सर के बारे में सारा कुछ जानने वाले हैं कि आखिर अल्सर हमारा होता कैसे है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या, मतलब सारा कुछ जो आपको आज इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बाकी पूरा का पूरा आपका सारा कुछ जो है इसके बारे में क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से इसमें सब चैप्टर्स रहेंगे, मतलब कितने ये पार्ट्स में छोटे छोटे में डिवाइड्स रहेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिर हमारे जो पेप्टिक अल्सर या फिर अल्सर हैं वो हमारे होते क्या हैं। तो इसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देखेंगे, और देन इसके देखेंगे हम कॉजेस, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर या अल्सर है वो आखिर हुए क्यों, इसके पीछे के रीजन क्या है उसके बारे में जानेंगे, और ये कॉजेस। और इसके बाद हम इसमें देखेंगे रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन, जो आपको आगे समझ आएगी। तो ये जो तो पार्ट है ना, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ने के बाद जो है ये सारे के सारे ड्रग्स के बारे में आप ऐसे समझते चले जाओगे चुटकियों में। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कॉजेज पता चल जाएंगे कि किस किस रीज़न की वजह से जो है हमें अल्सर हो रहा है, तो यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं ना उनका जो काम करने का तरीका है, यानी कि जो मैकेनिज्म है, जो कोलॉजी में मेन होता है ना, उसको आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वाले पार्ट को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, कॉजेज को और रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इन दोनों पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और इसी में ये पैथोफिजियोलॉजी इसमें मिक्स हो जाएगी, तो ये पूरा पार्ट आपको जो है यहाँ पर अच्छे से देखना है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट्स, यानी कि हमारे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनका हम यहाँ अल्सर में यूज़ कर सकते हैं, उनके मैकेनिज्म को समझेंगे हम, इसी के रेफरेंस लेके समझेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और उसके बाद इसके ड्रग्स कौन कौन से यूज़ होंगे, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारा कुछ जो आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं हम एंटी अल्सर एजेंट्स को। तो सिंपल अगर इसके डेफिनेशन या नाम से समझे तो एंटी वर्ड का आप समझते हो, यानी कि किसी चीज़ को अपोज करना, और अल्सर मतलब हमारे जो भी छाले वगैरह, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो जो भी छाले वगैरह हो गए उसको ठीक करने के लिए जिन दवाओं का हम यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटी अल्सर एजेंट। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दीज आर दोज एजेंट्स और ड्रग, या फिर दवाइयाँ या फिर हमारे ये एजेंट्स हैं विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर और पेप्टिक अल्सर, यानी कि ये हमारे अल्सर या पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में जिन दवाओं का हम यूज़ करते हैं वही हमारे एंटी अल्सर ड्रग्स कहलाते हैं। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। भाई ये आखिर अल्सर क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमको इतना कुछ जो है करना पड़ रहा है। तो अल्सर समझने के लिए पहले आप छोटा सा मैकेनिज्म समझो कि हमारी बॉडी में चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो देखो, ये वैसे मैं आपको पहले एक प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली, जीआई हमारा क्या कैसे काम करते हैं ड्रग्स। तो आपने नहीं देखे हो, जाके आप पहले चेकआउट कर सकते हैं। और यूनिवर्स के और भी हमारी वीडियोज़ हैं, तो उनकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप सारे को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो सिंपल सा भी समझते हैं कि जैसे मान लो कोई भी खाना पीना खाते हैं हम कुछ भी, तो वो हम अपनी ओरल कैविटी से लेते हैं और वो यहाँ पर हमारे अंदर आ जाता है फूड, और वो फूड हमारा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे स्टमक में आ जाता है। और स्टमक में क्या होता है, वो फूड का हमारा ब्रेकडाउन, यानी कि जो फूड के हमारे बड़े बड़े निवाले होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में कवर होके, और वहाँ पे हमारा यहाँ से स्टमक के द्वारा हमारा एक रिलीज होता है एसिड, यानी कि HCl, जो एक डेंजरस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। वो हमारा क्या करता है, उस फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और उसके साथ मिक्स होकर वो हमारा क्या आता है, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अब यहीं पर हमारा क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है यहाँ से और यहाँ से गॉल ब्लैडर, इनसे हमारे कुछ एंजाइम्स है जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं, वो हमारे यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं और इस फूड के साथ हमारे मिल जाते हैं। जैसे एंजाइम हमारा एक हो गया पेप्सिन हो गया हमारा, फिर एक हमारा यहाँ पर वाइल एसिड होता है जो हमारे यहाँ से रिलीज होगा, लीवर से रिलीज होगा, गॉल ब्लैडर के थ्रू हमारे यहाँ पर आता है। तो ये हमारी वो चीज़ें जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँच जाता है, तो जो भी हमारे खाने के अंदर के न्यूट्रिशेंट्स हैं, यानी कि जो जरूरी चीज़ें हैं, वो हमारी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं, और बेस्ट हमारे यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सा फंडा, अगर आपको डिटेल्स में देखना हो तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जब स्टमक में हमारा क्या होता है, एक HCl रिलीज होता है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारी बॉडी को भी तो नुकसान पहुँचा सकता है। भाई ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, एक HCl रिलीज हो रहा है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे हमारी आखिर बॉडी या इस GIT वगैरह को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। तो उसको समझो। यहाँ पर ये मैंने आप समझो कि ये हमारा स्टमक है, गोल मैंने बना दिया, गोल होता नहीं है। तो मान लो कि यहाँ से हमने कोई भी खाना वगैरह खाया और वो फाइनली हमारे स्टमक में पहुँच गया। अब स्टमक में जो खाना पहुंचा उसको हमें अगर तोड़ना है तभी वही उसके अंदर की चीज़ें निकाल पाएंगे। तो
अगर उसको डाइजेस्ट हमको करना है तो उसके लिए हमको जो है यहाँ पर एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ से हमारा एसिड निकला, मान लो स्टमक के अंदर से निकलता है, ये जो बातें आगे आपको पता चलेंगी, तो वो एसिड ने क्या किया, हमारे खाने को डाइजेस्ट किया। तो अब ये जो एसिड है वो हमारा इस वॉल पे लग के हमारे जो जीआईटी है, यानी कि जो हमारा स्टमक है, इसकी जो लेयर है, इसको भी तो डैमेज कर सकती है ना। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर हमारी एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये म्यूकस लेयर क्या करती है कि ये हमारे इस एसिड से हमको बचाने का काम करती है। जैसे मान लो ये हमारी लेयर है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी ब्लैक वाली, तो अब ये एसिड है वो हमारा यहाँ पे जाके इसी से टकराएगा और हमारे ये रेड वाली जो हमारी यहाँ जीआई ट्रैक्ट है उसको ये टच नहीं कर पाएगा। तो इससे हमारी जो भी लेयर वगैरह है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। और साथ में कुछ हमारे इसमें और भी कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वो हमारे क्या करते हैं, वो इस एसिड को थोड़ा सा रिड्यूस भी करते हैं, यानी कि एसिड को कम करने का भी काम करते हैं, जिससे हमारा एसिड ज़्यादा खतरनाक ना हो सके हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरह ये हमारा पूरा का पूरा फंडा काम करता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई अल्सर फिर होते क्यों है, जब हमारी बॉडी में ये चीज़ दे दी तो अल्सर आगे हुए कैसे। तो यहाँ पर समझो कि कुछ हमारे कॉजेज हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वो कॉजेज की वजह से क्या हो जाता है, वो कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपको म्यूकस लेयर दिख रही थी यहाँ पर, वो लेयर हमारी यहाँ से हट जाती है या फिर टूट जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, कुछ भी रीज़न हो जाता है और वो हमारी यहाँ से हट जाती है। तो अब अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे ये ब्लैक वाली जो म्यूकस लेयर हमारी हट जाएगी तो एसिड है वो हमारा डायरेक्टली जाके इस बॉल से टकरा जाएगा। और जब वो इस बॉल से टकराएगा तो आपको पता है क्या होगा, एसिड हमारा क्या है, एक खतरनाक चीज़ है जो जलाने का काम करेगी। तो जैसे यहाँ पर टकराएगा, ये जो स्किन है इधर की, जो हमारी जीआईटी बॉल है, वो हमारी क्या हो जाएगी, जलने लगेगी, डैमेज हो जाएगी। और जब कोई भी चीज़ जलती है तो जलने के बाद आपने देखा होगा क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा सा फूल के हमारी स्वेलिंग वगैरह आ जाती है और पस वगैरह भर जाते हैं और ऐसे हमारा कुछ सडन जैसी चीज़ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है। तो वही यहाँ पर होता है कि जैसे यहाँ से एसिड हमारा इस पे टच होगा, एसिड यहाँ पर इस वाले एरिया को जला देगा और इस एरिया को जलाने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा इस तरह का थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी और ये चीज़ हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। और इसको हम घाव बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, घाव, और इंग्लिश में हम इसको अल्सर वगैरह भी बोल देते हैं, जिसको हम सोर बोलते हैं, SORE, सोर मतलब घाव। तो ये जो चीज़ है ना हमारी, यही हमारी एक्चुअल में क्या कहलाती है, अल्सर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझे कि अल्सर कब होता है, जब हमारे ये म्यूकस लेयर क्या हो जाती है, कम हो जाती है या इस जगह से हट जाती है, तो एसिड हमारा डायरेक्टली यहाँ जाके बाइंड कर जाता है, अटैच कर जाता है और इस स्किन को यहाँ जला देता है। और जलाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़े से इस तरह के हमारे घाव बन जाते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाते हैं, अल्सर कहलाते हैं। तो अल्सर आप समझ गए। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ पर जो चीज़ आपने समझी कि एसिड हमारे यहाँ पर आया और यहाँ पे हमारा जो फूड था उसको इसने मारा, तो एसिड हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इस पे हमारा कुछ यहाँ पर मैकेनिज्म काम करता है। तो ये मैकेनिज्म आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो इसके लिए जो ऊपर वाले उन्होंने हमारी बॉडी में दो चीज़ें दे रखी हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर अग्रेसिव मैकेनिज्म, या हम बोल सकते हैं अग्रेसिव फैक्टर बोल सकते हैं हम। फैक्टर मतलब कोई भी चीज़ हमारी, तो एक तरह हमारे होते हैं बॉडी में अग्रेसिव फैक्टर और एक हमारी बॉडी में होते हैं डिफेंसिव फैक्टर। तो अब देखो कि इनका काम क्या होता है यहाँ पर। तो देखो अग्रेसिव फैक्टर का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जो कोई भी खाना आएगा उसको एक तो ये ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ने का काम करेगा, दूसरा उसमें डाइजेशन का काम करेगा, यानी कि उसको पचाने का काम करेगा। तो देखा जाए तो ये अग्रेसिव फैक्टर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके अंदर की जो भी पावर है, एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, वो हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। तो अग्रेसिव फैक्टर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब देखा ऊपर वाले ने कि भाई अग्रेसिव फैक्टर है तो ये भाई डेंजरस है, तो ये बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए यहाँ पर हमारे दिए ऊपर वाले ने डिफेंसिव फैक्टर। तो डिफेंसिव फैक्टर क्या करते हैं कि ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब किससे प्रोटेक्शन, तो ये हमारे इन्हीं अग्रेसिव फैक्टर से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एसिड है, तो एसिड हमारा इसको जला सकता था, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी एक म्यूकस की पूरी लेयर बनी हुई है। तो यहाँ पर जो आपको ये लेयर दिख रही होगी ये हमारा क्या है, एक डिफेंसिव फैक्टर के अंदर आ जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ होती है इसमें, वो हमारा होता है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट हमारा सीक्रेट होता है, उसका काम क्या होता है कि वो हमारे इस एसिड को क्या करेगा, थोड़ा सा न्यूट्रल करने का काम करता है। कैसे करता है इसको हम आगे समझेंगे। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से बैलेंस बना हुआ है, यानी कि ये अपना काम कर रहा है लेकिन ये बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए उसके लिए हमारे डिफेंसिव सिस्टम है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के रखते हैं हमारी बॉडी में, इससे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो अब यहाँ पर अल्सर कब हुए, तो अल्सर होते हैं कि जब हमारा ये जो बैलेंस जरूरी था, अगर ये बैलेंस में क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। यहाँ भी हमारा अग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा हो जाता है और डिफेंसिव हमारा कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि भाई हमारा जो एसिड है वो हमारा थोड़ा सा हावी पड़ जाएगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा। और जब एसिड हमारा हैवी हो जाएगा तो वो हमारा क्या करेगा, या तो वो इस म्यूकस को जला देगा, म्यूकस को भी खा जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर जब एसिड ज़्यादा होगा तो वो इनको क्या कर देगा, यहाँ पर अल्सर कॉज करेगा ही करेगा।
तो अग्रेसिव फैक्टर का ज़्यादा होना क्या हो गया, एक हमारे लिए रीज़न हो गया अल्सर होने का, कि अगर यहाँ पर मान लो HCl या पेप्सिन हमारे ये कुछ रीज़न है जो अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको अल्सर देखने को मिल जाएगा। सेकंड हमारा केस आता है डिफेंसिव वाले अगर कम हो जाए तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जैसे म्यूकस लेयर थी जो मैंने यहाँ दिखाया वो हमारा डिफेंसिव का एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो अगर मान लो ये डिफेंसिव हमारी म्यूकस है, ये किसी रीज़न से क्या हो जाती है, हमारी हट जाती है या हमारी डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो अब एसिड हमारा उतना ही है लेकिन वो डायरेक्टली हमारा इस GIT के से क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा और हमारी GIT को जला के रख देगा और वहाँ पर अल्सर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कब, जब हमारा डिफेंसिव वाला जो फैक्टर है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए बोलते हैं ना जीवन में कि ना कुछ भी ज़्यादा रखो ना कुछ भी कम रखो, सारा कुछ हमारा किस में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। तो वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बिगड़ गया, और जैसे ही हमारा बैलेंस इम्बैलेंस हुआ, बैलेंस बिगड़ा, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमको अल्सर कॉज हो जाते हैं, एसिडिटी कॉज हो जाती है और ये कुछ प्रॉब्लम हमको होने लगती है। तो अब अगर हम डिफाइन करें तो अल्सर को हम बोल सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स। ओपन सोर मतलब होता है घाव, यानी कि ये कुछ हमारे खुले हुए घाव होते हैं जो हमारे डेवलप हो जाते हैं कहाँ पर, इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक या फिर हमारे ईसोफेगस या फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये हमारे 3 जगह एक तरह से हो सकता है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा स्टमक है और इसके ऊपर जो जा रहा है ये हमारा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप है, और नीचे हमारा जो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है तो ये वाला एरिया हमारा यहाँ पर ड्यूडेनम कहलाता है। तो अब आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि भाई गेहूं के साथ हमारे घुन भी पिसते हैं, तो सेम यहाँ पर हो रहा है कि अगर यहाँ एसिड हमारा ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ भी हमारा थोड़ा जा सकता है और नीचे की तरफ तो जाता ही जाता है। तो ये जो हमारा एसिड है वो यहाँ भी अल्सर कॉज कर सकता है और यहाँ भी अल्सर कॉज कर सकता है, और कई केस में क्या होता है कि वो अल्सर हमारे गले में भी आ जाते हैं और माउथ वगैरह में भी हो जाते हैं। तो इतना ये पूरा का पूरा सीन हमारा डेंजरस हो जाता है। तो देखा जाए यहाँ तो 3 तरह के हमारे जो है अल्सर के बारे में बात की गई है। अगर जो अल्सर है हमारा इस ऊपर वाले पार्ट यानी कि ईसोफेगस में हो जाते हैं तो उसको हम यहाँ बोलते हैं ईसोफेगल अल्सर, यानी कि यहाँ पर जो अल्सर है वो हमारे ईसोफेगस में हो गई। सेकंड हमारा अगर स्टमक के अंदर ही होते हैं तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि हमारे ये स्टमक के अंदर क्या हो गए, अल्सर कॉज हो गए। और थर्ड हमारा आता है नीचे की तरफ कि अगर हमारे अल्सर नीचे यहाँ पर हो जाते हैं जाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ड्यूडेनम अल्सर कहलाता है, और इसको हम बोल सकते हैं ड्यूडेनल अल्सर बोल सकते हैं। अब रीजन अगर देखा जाए इसका तो इसको हम जो है आगे पढ़ेंगे, पर छोटा छोटा आप यहाँ जान लो अभी कि जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर है यानी कि जो हमारे अल्सर स्टमक में होते हैं उसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ डिफेंसिव फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिफेंसिव फैक्टर मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे हैं ये म्यूकस लेयर हो गई या बाइकार्बोनेट हो गई, ये हमारे कम बनते हैं, कम रिलीज होते हैं, तो उस वजह से हमारा एसिड है वो थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है और वो हमारे स्टमक में क्या कर देता है, अल्सर कॉज कर देता है। अब बात करेंगे ड्यूडेनम यानी कि नीचे वाले अल्सर, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि अग्रेसिव हमारा ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा जो एसिड है वो हमारा नीचे जाता है, सिंपल सी बात है। तो अगर यहाँ एसिड जब हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो भाई वो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जब एसिड एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे अपना काम करने के बाद नीचे आ जाएगा साथ में। तो जब नीचे आ जाएगा तो वो यहाँ पर भी क्या कर सकता है, अल्सर कॉज कर सकता है। तो ड्यूडेनम वाले केस में कि जब ड्यूडेनम अल्सर होता है उस केस में मोस्टली चांस क्या होंगे कि यहाँ पर हमारा जो अल्सर है, जो हमारा अग्रेसिव फैक्टर है वो हमारे थोड़े से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और थर्ड हमारा है यहाँ पर ईसोफेगस वाला, तो ईसोफेगस का तो सिंपल फंडा है कि यहाँ रिफ्लक्स हो जाता है। अब रिफ्लक्स मतलब क्या है कि जैसे मान लो कभी कोई ज़्यादा खाना खा लेता है तो एकदम वॉमिटिंग सी आती है, या ऊपर को हमारा खाना डकार वगैरह भी आपने देखी होगी तो ऊपर को हमारी चीज़ें जाने लगती हैं, तो उसी को हम रिफ्लक्स बोलते हैं, यानी कि कुछ हमारा उल्टा काम होने लग गया है। तो यहाँ से हमारा एसिड जब ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इस एरिया में जो हमारे अल्सर होते हैं उसको हम ईसोफेगस अल्सर बोलते हैं, और इसके पीछे का रीजन मोस्टली होता है कि रिफ्लक्स हो रहा है, हमारे एसिड का क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ रिफ्लक्स हो रहा है, वो थोड़ा सा उल्टी दिशा में जाने लग गया। तो ये थे बेसिकली हमारे 3 तरह के अल्सर। अब यहाँ पर जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है और जो ड्यूडेनम है यानी कि ये वाला और ये वाला अल्सर है, इसमें एक रीजन और आता है, वो हमारा है H. पायलोरी बैक्टीरिया। अब इसके बारे में हम जो है आगे थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ गए और कैसे होता है, आप ये भी समझ गए कि यहाँ पर इम्बेलेंस हो जाता है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो अग्रेसिव फैक्टर में हमारे आते हैं, जैसे हमारा एसिड हो गया जो खाने को पचाने का काम करता है, फिर पेप्सिन हो गया, वाइल एसिड हो गया और गैस्ट्रिन हो गया। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रही हैं। अब इसके बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें डिफेंसिव फैक्टर की, तो इसमें हमारे आ जाते हैं गैस्ट्रिक म्यूकस। म्यूकस हमारी वो है जो लेयर बनाने में हमारी हेल्प करेगी। फिर आता है यहाँ बाइकार्बोनेट सीक्रेशन, तो बाइकार्बोनेट वो है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, यानी कि एसिड का जो असर है उसको थोड़ा सा कम करने का काम करेगा। फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसका भी कुछ इसी तरह का काम है कि ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखा कि अब आप लोग बताओ कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा इस पूरे जो आप अब तक समझे उसमें डिफेंसिव फैक्टर की तरह कैसे काम करता है, मतलब ये एसिड को या अल्सर को बचाने में किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। तो जितने लोगों को पता है, थोड़ा सा डिटेल्स में और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताओ कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपना क्या रोल प्ले करता है डिफेंसिव फैक्टर की तरह, और कैसे ये अल्सर या एसिडिटी को बचाने में हेल्प करता है, ये आपको यहाँ बताना है। बाकी यहाँ एक और डिफेंसिव में आ जाता है हाई म्यूकोजल या ब्लड फ्लो। तो आपको पता
है, जब ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ये हमारे थोड़ी चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमारे हो गए अग्रेसिव फैक्टर, ये हमारे हो गए यहाँ पर डिफेंसिव फैक्टर। और प्रॉब्लम भी यहाँ दोनों ही केस में आती है कि यहाँ पर अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो अब समझो कि मान लो अग्रेसिव वाला हमारा ज़्यादा हो गया और डिफेंसिव कम हो गया, तो इस केस में तो आपको पता चल गया कि अल्सर हो जाता है। तो अब लोगों के मन में एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ऐसा है तो इसको ऑटोमेटिकली कम कर देते, इसको ज़्यादा कर देते, तो भाई बैलेंस बना रहता, अल्सर नहीं होते। लेकिन तब हमको दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हमारा अग्रेसिव वाला फैक्टर कम हो गया और डिफेंसिव वाला ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर डाइजेशन रेट कम हो जाएगा, यानी कि जो खाना पचने है या हमारा जो पेट स्टमक खाली होकर आगे जाता है हमारा फूड, वो तो हमारा कम हो जाएगा। और जब डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो भाई फूड के अंदर का न्यूट्रिशन हमको मिलेगा ही नहीं, और तब तो खाना खाने का कोई मतलब ही नहीं है, इस पूरी प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डाइजेशन हमारा अल्सर से भी ज़्यादा क्या है, जरूरी चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पर भी बैलेंस हमारा होना बहुत ज़रूरी है। और एक पॉइंट आप यहाँ लिख लो, कभी आपके कभी काम आएगा कि जो पीएच हम लगाओ हमारा 2 से 3 हो या 4 से कम हो, तो उस टाइम पर ही हमारा जो डाइजेशन है वो हमारा पॉसिबल हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आप एक चीज़ समझे कि डाइजेशन के लिए हमको एसिडिक एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। एसिडिक एनवायरनमेंट हमारा जब 2 से 3 के पीएच के करीब हमारी हो तभी हमारा डाइजेशन पॉसिबल है। ज़्यादा बेसिक पीएच में हमारा डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा खाने पीने का, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है भाई हमको अग्रेसिव वाला बढ़ा के या कम करके। ठीक है, समझ रहे होगे आप। तो देखा जाए तो अब तक आप जो है पेप्टिक अल्सर के बारे में अच्छे से सारा कुछ समझ चुके होंगे। तो अब हम जो है इसके कॉजेस को समझते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन कॉजेस को समझने के लिए जो हमारा बेस रहेगा वो यही रहेगा कि अग्रेसिव फैक्टर अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि यही हमारे जो है वो हमारे अल्सर को कॉज करते हैं। तो भाई इन ये कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे कॉजेस के अंदर, और डिफेंसिव फैक्टर हमारे कैसे बचाने का काम करते हैं इसको भी हम जो है छोटा सा आगे समझेंगे। तो अब अगर हम अग्रेसिव फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, हेलिकोबैक्टीरियो पाइलोरी, एच पाइलोरी। यानी कि जो मैंने यहाँ पर आपको रीज़न बताए थे अग्रेसिव फैक्टर में, वो हमारा क्या था, एच पाइलोरी। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अल्सर को कॉज करता है। 60 से 70% केसेस में ये हमारा कई बार जो है रीज़न देखने को मिल जाता है। ड्यूडेनम हो गया या गैस्ट्रिक हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है अल्सर को कॉज करने के लिए। और इसको आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब हम एंटी एच पाइलोरी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपके काम आएगी। तो अगर देखा जाए तो एच पाइलोरी हमारा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये हमारा पाया कहाँ जाता है, ये बेसिकली हमारा पाया जाता है गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनम म्यूकोसा में। अब म्यूकोसा हमारी ये क्या हो गई, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे म्यूकस की लेयर होती है, आपको बताया। तो इस म्यूकस के अंदर और यहाँ ड्यूडेनम की इस म्यूकस के अंदर हमारा क्या होता है, ये वाला एच पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पाया जाता है तो इसकी खासियत क्या है, यानी कि ये हमारा कैसे अल्सर को कॉज करता है, तो ये हमारा होता है एक एल्कलाइन। मतलब सिंपली देखा जाए तो ये एक बेसिक नेचर का हमारा बैक्टीरिया होता है और इसके पास होती है हाई यूरिया एक्टिविटी। अब लोग कह रहे होंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल समझो कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि अमोनिया को बना सकता है। अब अगर आप लोगों को पता हो तो अमोनिया हमारा क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है, भाई सिंपल सी बात है। तो अगर वो यहाँ पर, यानी कि आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा स्टमक है, इधर है, तो अगर यहाँ पर ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया है वो यहाँ पर अगर अमोनिया को जनरेट करेगा, तो अमोनिया हमारा बेसिक है, तो भाई यहाँ की जो पीएच है वो हमारी पीएच क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, यानी कि एलिवेट यानी कि बढ़ने लगेगी। और जब यहाँ की पीएच हमारी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर हाई एल्कलिनिटी होनी जाती है, यानी कि वहाँ पर एल्कलिनिटी यानी कि आप समझ रहे होगे बेसिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है। और जब सारा कुछ वहाँ पर बेसिक हो जाता है तो उसकी वजह से जो यहाँ की लोकल रीजन हमारे, जैसे ये म्यूकस आपको दिख रही होगी, ये हमारी डैमेज हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई कि सारा कुछ बैलेंस में जरूरी है। अगर यहाँ पर ज़्यादा बेसिक हो गया तब भी क्या होती है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर डैमेज होने लगती है। और अगर हमारी यहाँ पर ये कोई कहीं से भी छोटी सी भी लेयर अगर हमारे यहाँ डैमेज हो जाती है तो वही केस होगा कि मान लो यहाँ से ये लेयर डैमेज हो गई तो एसिड हमारा डायरेक्टली आके क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ हमको अल्सर कॉज हो जाएगा। तो ये एक रीजन यहाँ पर हो जाता है इसके लिए कि अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पीएच को बढ़ा देगा ज़्यादा, और पीएच बढ़ेगा यहाँ हो जाएगा हाई एल्कलाइन, यानी कि हाई बेसिक हो जाएगा नेचर। और जब बेसिक ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ की जो लोकल रीजन हमारी म्यूकोसा की वो डैमेज हो जाएगी और ये हमारा पेप्टिक अल्सर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एक और इसके पीछे रीजन है, वो हमारा यहाँ पर आता है गैस्ट्रिन की रिलीज को ये बढ़ा देता है। अब ये कैसे होगा तो इसको मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको रेगुलेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तब। तो एच पाइलोरी को आप समझ गए होंगे। पहला इसका रीजन क्या होगा यहाँ पर कि ये हमारा क्या करता है, हाई बेसिक कर देता है, तो उसकी वजह से वहाँ म्यूकस डैमेज हो जाती है और पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है। एक इसका रीजन है कि जब हाई एल्कलाइन यानी कि जब पीएच हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब पीएच बढ़ जाती है उस केस में हमारा गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होने लगता है, और जब गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो ये भी हमारा क्या करता है, एसिड को रिलीज करेगा और वो हमारा क्या करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। अब ये रिलीज कैसे बढ़ी इसको मैं आपको आगे डिटेल्स में बता दूंगा। तो ये रीजन आप समझ गए। अब हमारा सेकंड इसमें आता है एसिड, यानी कि ये भी हमारा एक मेन अग्रेसिव फैक्टर है जो हमारे अल्सर
अल्सर को कॉज करेगा। तो इसके बारे में क्या ही समझ रहे, तो सिंपल है कि ये एसिड हमारा है वो हमारे पैराइटल सेल से रिलीज होता है। ये चीज़ आप पहले भी जानते होंगे, एंटी हिस्टामिन में भी हमने डिटेल्स में पढ़ी थी। तो वहाँ से रिलीज होगा और जब ज़्यादा हमारा एसिड हो जाता है, एक्सेस प्रोडक्शन यानी कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारा क्या करेगा, अल्सर को कॉज कर देता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। फिर हमारे एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉज आता है, वो हमारा आता है नसेट्स। तो नसेट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारे होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और इसका यूज जो है जो वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा। भाई कुछ भी हुई, एस्प्रिन खा ली यानी कि डिस्प्रिन जिसको आप बोलते हैं, वो आपने खा ली सिर दर्द के लिए, आइबुप्रोफेन खा ली। तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको आप खाते रहते हो, और जब आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हो यानी कि जब इसका यूज आप अच्छे ज़्यादा करते हो, तो ये ड्रग्स का काम क्या होता है कि ये स्टमक जो हमारा होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसको जाके ये इरीटेट कर देते हैं या इन्फ्लेम, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो एक तरह से ये स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करने लगते हैं। यानी कि वही फंडा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारे एच पाइलोरी ने किया, वही यहाँ काम होगा कि ये हमारे इसको इरीटेट करेंगे, इन्फ्लेम करेंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ हमारी थोड़ी देर डैमेज हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो एसिड है वो यहाँ पर आके अपना असर आराम से दिखा सकता है और अल्सर वगैरह को कॉज कर सकता है। तो ये हमारे सिंपल सा काम करते हैं नसेट, जिसकी वजह से कहते जाता है कि भाई ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्सर वगैरह हो जाते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है। ये चीज़ आपने सुनी होगी कई जगह। तो ये हमारे होते हैं अल्सर को इस तरह कॉज करते हैं। तो इससे बचने का सिंपल तरीका कि भाई इनका जो है लॉन्ग टर्म यूज़ को बंद किया जाए, और जब ज़रूरत हो, ज़्यादा ही ज़रूरत हो, तभी जो है इन दवाओं का यूज़ किया जाए। तो अब इसका चौथा रीज़न एक कॉज आता है, वो आता है जेनेटिक। तो जेनेटिक में आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स को होगा या उनके पेरेंट्स को होगा, तो अगर किसी के पेरेंट्स को होता है तो उस केस में जो है ये अल्सर कॉज हो सकते हैं। अब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि भाई उनको अल्सर थे तो इनको अल्सर हो जाएंगे, वहाँ पर एक बीमारी काम आती है। जैसे जो जेनेटिक बीमारी है वो हमारी एक जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब ये जो है ये ट्रांसफर हो जाता है जीन्स के द्वारा। अब ये जो है ये अल्सर कैसे कॉज करता है, इसको आप यहाँ पर समझो। तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जैसे आप ये समझो कि ये हमारा क्या है, स्टमक हो गया, और ये हमारा हो गया नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा ड्यूडेनम है, और ये जाके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट हो जाता है, ये हमारा पेनक्रियाज होगा। तो इस डिसीज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे से क्या होते हैं, घाव बोल सकते हैं या ट्यूमर बोल सकते हैं। ट्यूमर मतलब होता है, आप जानते होंगे ट्यूमर कोई चीज़ ऐसी निकल आई है जो अब नॉर्मल है, या सेल्स वगैरह थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ ट्यूमर वगैरह जो है छोटे छोटे यहाँ पर निकल आते हैं। अब जब ये ट्यूमर निकल आते हैं ना, तो ये ट्यूमर हमारे जब निकल आते हैं, इस पूरे पार्ट को हम यहाँ बोलते हैं गैस्ट्रिनोमस। अब ये वर्ड आप याद रख लो, क्योंकि कई जगह ये वर्ड हमारा देखने को मिला है, गैस्ट्रिनोमस। तो गैस्ट्रिनोमस मतलब सिंपल होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो, या पेनक्रियाज वगैरह में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूमर क्रिएट हो जाते हैं। उन्हीं ट्यूमर को जो है गैस्ट्रिनोमस बोला जाता है। अब इनका काम क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर बन जाते हैं, ये करने लगते हैं गैस्ट्रिन को रिलीज। अब गैस्ट्रिन फिर आपके सामने आ गया। तो गैस्ट्रिन का काम सिंपल क्या होता है कि ये हमारे HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देता है। यानी कि अगर गैस्ट्रिन बढ़ेगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेगा, HCl के सीक्रेशन को भी बढ़ा देगा, और अगर HCl जितना ज़्यादा होगा उतना ही अल्सर होने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस तरह ये जो बीमारी है ये अल्सर कॉज करती है कि यहाँ पर क्या होता है, ट्यूमर कॉज होते हैं, और ये ट्यूमर क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिन को सीक्रेट करेंगे, और गैस्ट्रिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड के अंदर रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रिन क्या करेगा, HCl को बढ़ाएगा, और HCl बढ़ गया तो वहाँ पर अल्सर होने के चांस ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये चीज़ हमारी काम आती है। बाकी अगर फिफ्थ कॉज देखा जाए तो वो हमारे आते हैं स्ट्रेस, स्मोकिंग और एल्कोहल। तो ये चीज़ हमारी देखी जाए तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं हमारे अल्सर में, लेकिन ये क्या कर सकती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं जैसे पेन हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, इनको ये बढ़ाने का काम बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बाकी और देखा जाए तो कैल्शियम हो गया या एल्कोहल जो बता दिया, कॉफ़ी कोई ज़्यादा पीता है तो ऐसी चीज़ें, एसिडिटी ज़्यादा, जैसे कभी कभी एसिडिटी हो जाती है वो भी अल्सर बढ़ा सकती है। फिर कोई फैटी फूड हो गया, तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनको पचाने में थोड़ा सा वो लगेगा, तो HCl सीक्रेट होने लगा ज़्यादा। और जब HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वही सिंपल सा फंडा है कि जितने ज़्यादा HCl उतने ज़्यादा अल्सर होने के चांस, या उतने ज़्यादा अल्सर। तो इस तरह से ये सारी चीज़ क्या करती हैं, HCl को बढ़ाती हैं, और उससे अल्सर होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं जो है कॉजेज़ के अंदर हमारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है अल्सर के लिए बेसिकली 5 कॉज देखे। पहला हमारा इसमें था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या H पाइलोरी बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव है, और जो म्यूकस के अंदर ही बनता है, फाउंड होता है, और ये क्या करता है, यूरिया से हमारा अमोनिया बनाता है। अमोनिया एक बेसिक कंपाउंड है, तो ये लोकल पीएच को बढ़ा देगा, और जब पीएच बढ़ेगी तो वहाँ की म्यूकस डैमेज हो जाएगी, गैस्ट्रिन रिलीज होगा, तो इससे हमारा HCl बढ़ेगा, और HCl बढ़ेगा तो भाई अल्सर होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी आगे और ज़्यादा क्लियर होने वाली है, गैस्ट्रिन वाला फंडा। फिर एसिड तो आपको बताइए, जितना ज़्यादा HCl
HCl उतना ज़्यादा क्या होगा अल्सर होने के चांस। नसेट्स हमारे क्या करते हैं, जो डिफेंस सिस्टम है यानी कि जो हमारी म्यूकस है उसको इरिटेट कर देंगे, जिससे वहाँ पर क्या होगा हमारे एसिड अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो अल्सर कॉज करने का दम रखता है। फिर जेनेटिक में आपको एक डिसीज़ है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जो हमारी बेसिकली क्या करेगी, ट्यूमर होते हैं जिसके अंदर वो ट्यूमर गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन HCl को सीक्रेट करेगा और HCl हमारे अल्सर को कॉज करेंगे। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ काम आती है। और सबसे लास्ट यहाँ पर देखा स्ट्रेस, स्मोकिंग, एल्कोहल, जो बेसिकली क्या करते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन ये अल्सर के जो भी सिम्टम्स है या अल्सर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर कॉजेज देख लिए। अब हम देखते हैं इसकी रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यानी कि किस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा फंडा है वो सीक्रेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब आपको जो है इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। तो अब समझो कि हमारा यहाँ पे होता है एक स्टमक, और स्टमक के अंदर की होती है हमारी वॉल लेयर होती हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो 4 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली जो इसको हम यहाँ म्यूकोसा बोलते हैं, फिर इधर वाली को सब म्यूकोसा, फिर इधर मस्क्यूलरिस, और सबसे बाहर वाली जो हमारी होगी इसको हम सेरोसा बोलते हैं। और ये सब लेयर हमारी क्या करती हैं, हमारी मतलब GI की ये एक तरह से लेयर है। अब जो हमारी ये म्यूकोसा लेयर है, इसका यहाँ पर ये वाली जगह है, ये हमारी कुछ इस तरह से बनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा ये प्लाई करके इस तरह से हमारी होती हैं। और ये जो होती है ये हमारी म्यूकस की ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब लाइनिंग एक तरह से। तो ये हमारी होती है म्यूकस की मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये हमारे गैस्ट्रिक के अंदर है। गैस्ट्रिक हमारा स्टमक एक तरह से, गैस्ट्रिक को स्टमक नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके अंदर फर्दर हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं 3-4 तरह के। तो इनको आपको समझना है, जिसके अंदर सारी की सारी हमारी कहानी हो रही है। तो इसके अंदर पहला हमारा सेल यहाँ प्रेजेंट होता है गॉबलेट सेल। तो ये गॉबलेट सेल हमारे वो सेल हैं जो एक्चुअली में क्या करते हैं, म्यूकस को सीक्रेट कर रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो म्यूकस है जो इसके ऊपर आ रहा है ना, उसको सीक्रेट करने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे गॉबलेट सेल कर रहे हैं। सेकंड यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है, वो आता है पैराइटल सेल। तो यही वो जड़ है जो क्या कर रही है, HCl को सीक्रेट कर रही है। अब देखा जाए तो भाई अच्छा भी काम है, क्योंकि HCl के बिना तो खाना ही नहीं बचेगा। तो ये पैराइटल सेल है, यही एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है अल्सर के लिए और रिस्पॉन्सिबल है खाने को डाइजेस्ट यानी कि पचाने के लिए। तो ये अच्छे भी हैं और देखा जाए तो बुरे भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। तो ये पैराइटल सेल है जो एक्चुअल में क्या करते हैं, HCl को सीक्रेट करते हैं, और वो भी हमारे इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर यहाँ तीसरे हमारे सेल होते हैं, वो आते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल। तो गैस्ट्रिक चीफ सेल है, ये हमारे क्या करते हैं, ये पेप्सिन एक एंजाइम हो गया और एक गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम हो गया, इन दोनों को सीक्रेट करने का काम करते हैं। अब ये एंजाइम का काम क्या होता है कि जो पेप्सिन है ये भी हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का ही काम करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज आप समझ रहे होंगे ये भी हमारा एक तरह से खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब अगर देखा जाए ना, तो ये तीनों चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी गैस्ट्रिक जूस बनती हैं, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या हो रही है, यहाँ पर सीक्रेट हो रही हैं। तो यहाँ गैस्ट्रिक जूस आप समझ गए। अब यहाँ पर एक तरह के हमारे और सेल होते हैं जिसको हम यहाँ बोलते हैं G सेल। तो ये G सेल हमारे हैं, ये भी हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास ही प्रेजेंट होते हैं, और ये एक्चुअल में गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं। किसको, यहाँ पे आप जो वर्ड अब तक सुन रहे हैं वो आप यहाँ समझ गए होंगे, ये हमारे गैस्ट्रिन को रिलीज करते हैं कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब जो ये चीज़ है ना, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड थे, जो एक तरह से हमारे डक्ट के द्वारा बाहर चीज़ों को सीक्रेट कर थे। लेकिन ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और G सेल वाला जो हमारा क्या करता है, गैस्ट्रिन को एक हार्मोन है जिसको रिलीज कर रहा है, और वो हार्मोन हमारा कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर रिलीज हो रहा है। तो ये पार्ट हमारा ब्लड के अंदर आ रहा है, और ये वाला पार्ट है ये सब हमारा पेट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये जो म्यूकस हो गए, HCl हो गए, पेप्सिन हो गए, ये सब चीज़ें हमारी पेट के अंदर आ रही है, स्टमक के अंदर। म्यूकस हमारी यहाँ लग गई और HCl और पेप्सिन हमारे अंदर आ गया, और जो ये सील है गैस्ट्रिन वाला, ये हमारा यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। तो इसको आप याद रखो, आगे आपके काम आएगी। बाकी ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि हमारा जो ये रिलीज़ है, ये सब हमारा कंट्रोल कैसे होता है। तो ये सारा कुछ कंट्रोल हमारा CNS के द्वारा ही होता है। हमारी वैगस नर्व है जो CNS के द्वारा आती हैं, जो हमारी इन सबको कंट्रोल करने का काम करती हैं। अब ये कैसे काम करती हैं, तो मान लो आप लोगों ने कहीं पर किसी चीज़ का टेस्ट ले लिया, या स्मेल आपने किसी की, कभी कभी कहते हैं ना भाई सूंघ के एकदम भूख नहीं लगती है, तो आपने किसी की स्मेल ली, या आपने साइट मतलब आपने उसको देखा एक तरह से, या आपने किसी के बारे में सुन लिया। कभी कभी कहते हैं भाई सुनकर ही एकदम आ जाता है कि चल भाई पकौड़े या समोसे खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं, तो इसको सुन के ही लोगों के मन में एकदम आ जाता है और पानी आ जाता है मुंह में और खाने की इच्छा आ जाती है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, अपेटाइट बढ़ जाता है। अपेटाइट मतलब एक तरह से भूख, और जब भूख बढ़ जाती है तो जैसे ही भूख बढ़ेगी वहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। और गैस्ट्रिक सिक्रेशन क्या करता है कि जो पहले से खाना प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको पचाएगा जल्दी जल्दी, और जब वो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा जल्दी, तो भाई पेट जैसे ही खाली होगा, एम्प्टीनेस ज़्यादा बढ़ेगी, हमको तुरंत जो चाहिए और खाना चाहिए। और यही पूरा फंडा हमारा इस तरह से काम करता है कि हमको किसी को देख के भूख लगी और यहाँ पर HCl हमारा सीक्रेट
सीक्रेट हुआ, उसने जो पहले का खाना उसको पचा के आगे भेज दिया, पेट खाली हुआ तो भाई हमको मन कर जाता है उसको और ज़्यादा खाने के लिए। फिर एक होता है कि अब जैसे ही हमारे पेट में कुछ भी फूड आ जाता है, थोड़ा बहुत भी जैसे ही खाने में हमारे पेट में फूड आता है, वहाँ पर हमारे गैस्ट्रिन की रिलीज बढ़ जाती है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ही हमारा गैस्ट्रिन बढ़ता है, ये हमारे गैस्ट्रिक सीक्रेशन यानी कि हमारे HCl को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। और HCl जैसे ही हमारे यहाँ दोनों ही केस में सीक्रेट होगा, वो हमारा डाइजेशन का काम करता है। तो गैस्ट्रिन ऐसा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है डाइजेशन में, बल्कि वो हमारा क्या कर रहा है, वो HCl की सीक्रेशन को बढ़ा रहा है। और HCl जब बढ़ जाएगा तो वो डाइजेशन का काम यहाँ पर अपना करने लगता है। तो अब आपको इसके थ्रू समझना है कि कैसे सारी की सारी कहानी हो रही है, और इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाद ही जो ड्रग्स है ना, उनको आप बहुत आराम से समझ सकते हो। तो ये आप समझ गए थे कि जो हमारा स्टमक है उसके पास हमारी कुछ लेयर हैं, जिसमें हमारी पहली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो उसको हमने जो है यहाँ पर बना लिया। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारी 4 चीज़ें आपको, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 4 मैंने यहाँ मेन आपको बता दी। पहला हमारा इसमें यहाँ पर गॉबलेट सेल हो गए जो सीक्रेट कर रहा है म्यूकस को। फिर हमारे यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक चीफ सेल जो पेप्सिन और गैस्ट्रिन लाइपेज को सीक्रेट करती है। फिर यहाँ होते हैं हमारे पैराइटल सेल जो एक तरह से HCl को सीक्रेट करते हैं। और फिर हमारे आते हैं G सेल जो हमारे क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को सीक्रेट करते हैं। तो अब एक एक करके आपको इन चारों का फंक्शन समझना है, और इसी के थ्रू आप समझोगे कि एसिड हमारा कैसे काम आता है। ठीक है, बाकी आप एक जो मेन चीज़ है वो आप समझ लो कि HCl जो हमारा एसिड है वो जितना ज़्यादा होगा, हमारे जो अल्सर होने के चांस या अल्सर है वो हमारे उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसी पे साइकिल चल रही है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, HCl जितना ज़्यादा अल्सर उतने ज़्यादा। तो पहले आप इसको एक बार देख लो कि यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही होगी ना, इसको आप समझो कि ये हमारी GIT की एक लाइन है। GIT मतलब जो हमारा पेट है, स्टमक है। तो स्टमक के अंदर की जो हमारी सबसे इधर वाली लाइन है वो हमारी ये है। ठीक है, ये आपको यहाँ दिख जाएगी इस तरह की। अब यहाँ पर जो आपको ये पेंसिल से ये वाली चीज़ दिख रही है, इसको आप समझो कि ये हमारी क्या है, म्यूकस है। म्यूकस जो हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करती है वो हमारी क्या है, यहाँ पर ये म्यूकस है हमारी। अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं अपने पैराइटल सेल के बारे में। तो देखो पैराइटल सेल हमारा कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, पैराइटल सेल है। इसको आप अच्छे से समझो। तो पैराइटल सेल के पास हमारे यहाँ पर 3 रिसेप्टर होते हैं, 3-4 रिसेप्टर होते हैं, 4 मैंने यहाँ बनाए हैं। पहला हमारा होता है ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हमारा, इसको आप लोग जानते होंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारा आ जाता है। और यहाँ पर हमारा एक होता है गैस्ट्रिन रिसेप्टर, जो मैंने आपको गैस्ट्रिन अभी बताया था, वो हमारा यहीं पर चिपक के अपना सारा का सारा काम करता है। अभी आप समझो, सुनते जाओ, पेशेंस रखो, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला रिसेप्टर आप समझ गए ACH रिसेप्टर। इसमें हमारे N और M वाले आते हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे पहले। फिर हमारे यहाँ पर आता है गैस्ट्रिन रिसेप्टर जो आपने यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर हमारे यहाँ पर आता है H2 रिसेप्टर। तो इसके बारे में आपने एंटीहिस्टामिन में 4th सेम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने पढ़ा होगा, 5th सेम में, सॉरी 4th में नहीं 5th सेम में। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिख गई। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ पर होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर, ये भी हमारा इस पैराइटल सेल के ऊपर यहाँ पर होता है। 4 चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर एक हमारा होता है यहाँ पर यहाँ पर हमारी एक होती है प्रोटॉन पंप। तो प्रोटॉन पंप हमारी मेन पंप है जो क्या कर रही है, यहाँ पर H को हमारा मतलब HCl बनाने में हेल्प कर रही है। कैसे बनाती है ये हम आगे समझेंगे। तो इसके बाद एक एंजाइम होता है H पॉजिटिव और K पॉजिटिव ATPase एंजाइम। तो इसका मेन काम है जिसकी हेल्प से हमारा जो है ये प्रोटॉन पंप HCl बनाने का काम करती है। तो आप इसके अंदर की चीज़ें समझ गए। अब समझो कि ये इसमें काम कैसे होता है सारा का सारा। तो अब आप ये चीज़ जानते हो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी बहुत सारा है भाई, H2O भर भर कर है। और यहाँ पर एक और हमारा होता है कंपाउंड, वो बना होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो पैराइटल सेल में ये दोनों चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं और आती रहती हैं। अब समझो कि यहाँ से होता क्या है कि जैसे ये दोनों चीज़ें हमारी मिल जाती हैं, यहाँ बनता है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बन जाता है उसके बाद क्या होता है, ये आपस में ये यहाँ से टूट जाते हैं। अब टूटते हैं तो ये 2 चीज़ों में टूटता है। एक तो यहाँ पर हमारा निकल जाता है, देखा जाए H पॉजिटिव, और एक यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है HCO3 नेगेटिव जिसको हम जो है यहाँ बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। अगर आपको भरोसा मिला के देख लो, एक H दोनों को मिला दो, H2 हो जाएगा, ये CO3 हो जाएगा। तो H2CO3 यानी कि ये कार्बोनिक एसिड से हमारा यहाँ बना एक हाइड्रोजन प्लस और यहाँ हमारा बना बाइकार्बोनेट आयन। तो अब समझो होता क्या कि जैसे ही हमारे यहाँ बाइकार्बोनेट बना, इस साइड, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया, जो हमारा पैराइटल सेल है उसके इधर साइड हमारा क्या है, ब्लड है पूरा, यानी कि जो हमारी कैपिलरी है, और इधर साइड हमारा क्या है, पूरा का पूरा ल्यूमन है। अब इसको ऐसे समझो, कंफ्यूज मत हो, लेट करो, ये हमारा स्टमक है, मैं अभी बड़े वाले मैंने आपको दिखा दिया ये स्टमक है। तो इसके यहाँ पर अंदर ही साइड हमारी यहाँ पर क्या होती है, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारा इन ब्लड कैपिलरी में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्टली पार्ट हमारा यहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन कुछ हमारा जो है यहाँ स्टमक से भी एब्जॉर्ब होता है। तो जो इधर वाला पार्ट है वो हमारा ब्लड का होता है, और जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम जो है ल्यूमन बोलते हैं। तो ल्यूमन और ब्लड कैपिलरी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इधर वाला पार्ट है ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, जो आपको यहाँ दिख
दिख जाएगा। अब जो इधर वाली चीज़ है ये हमारी ल्यूमन है, यानी कि ये पेट के अंदर जो कुछ भी रिलीज होगा वो हमारे इस पेट के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर कहानी समझो, आप यहाँ समझ गए सारा। अब यहाँ से जो बाइकार्बोनेट है वो तो हमारे यहाँ से रिलीज होकर कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। आपको पता होगा ब्लड के अंदर हमारा बाइकार्बोनेट भी बहुत होता है। जब आपने उसके बारे में पढ़ा था, ये आपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में जब पढ़ा था ना, नेफ्रॉन वगैरह, तो आपने यहाँ जान लिया था कि ब्लड के अंदर हमारा जो है बाइकार्बोनेट बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हमारा बाइकार्बोनेट है वो हमारा ब्लड के अंदर जो है पहुँच जाता है। ये आप यहाँ समझ गए। अब जो हमारा H पॉजिटिव बचा ना, ये हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताई प्रोटॉन पंप, इसका जो एंजाइम है ये H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase एंजाइम, ये क्या करता है यहाँ से H पॉजिटिव को क्या करता है इधर बाहर निकाल देता है। तो ये H पॉजिटिव हमारे कहाँ चले जाते हैं, ल्यूमन वाले पार्ट में चले जाते हैं। और यहाँ से जो पोटेशियम पहले से प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहाँ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो ये आप यहाँ समझ गए, H पॉजिटिव हमारा पहुंच गया। अब यहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर आपको पता है क्लोरीन भी बहुत मात्रा में प्रेजेंट होता है, क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो Cl है हमारा वो यहाँ पर क्लोराइड चैनल के थ्रू, इसको मैंने एंटी हिस्टामिन में बताना रह गया था तो बहुत लोग कंफ्यूज थे। तो यहाँ पर हमारे क्लोराइड चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा ब्लड है इसके अंदर से जो हमारे क्लोरीन है Cl है वो हमारे इस क्लोराइड चैनल के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ ल्यूमन वाले पार्ट में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से हमारा इस पंप से पहुंचा हाइड्रोजन और क्लोराइड चैनल से हमारा पहुंचा क्लोरीन Cl, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। और यही हमारा क्या होता है, एसिड होता है। और यही एसिड है जो हमारा क्या करता है, अल्सर को कॉज करता है। तो यहाँ पर आप ये सारा का सारा फंडा समझ गए कि आखिर HCl हमारा बनता कैसे है। मैं थोड़ा स्लोली बता रहा हूँ जिससे लोगों को समझ आए। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो आप जो है स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ तक फंडा समझ गए कि हमारा HCl बना कैसे। अब देखो कि यहाँ पर सारा खेल हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक हमारा है ACH, एसिटाइल कोलिन है। तो इसके अंदर के जैसे भी हमारा जो फूड हम खाते हैं CNS से वैगस नर्व के द्वारा, हमारे यहाँ पर ये जो भी इसके न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे रिलीज होकर आते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पर जाके बाइंड करेंगे। तो जैसे ही वो इस रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगे वो इसको एक्टिवेट कर देते हैं, N वाले हों या M वाले हों। और यहाँ पर जैसे ही इस पर रिसेप्ट हो जाते हैं, हमारे यहाँ कैल्शियम ओवरऑल, मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, वैसे अंदर की कुछ और कहानी है बहुत सारी। तो ओवरऑल क्या करते हैं कि वो यहाँ कैल्शियम के आयन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इस पैराइटल सेल के अंदर, यानी कि Ca2 पॉजिटिव को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है गैस्ट्रिन वाला। इससे पहले हम समझते हैं हिस्टामिन को। तो हिस्टामिन भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारी बॉडी में मास्ट सेल जो होते हैं, टिश्यू के अंदर से मास्ट सेल होते हैं, उनके अंदर से रिलीज होता है। और जब कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रिलीज होता है। तो हिस्टामिन जब यहाँ पे आता है, ये भी अपने H2 रिसेप्टर हिस्टामिन रिसेप्टर है। तो इसके पास जाके जैसे यहाँ पे बाइंड करता है, ये हमारे कैंप वाली साइकिल यानी कि GPCR वाला है। तो कैंप को इंक्रीज करके प्रोटीन काइनेज को इंक्रीज करके क्या करेगा, फाइनली हमारे Ca2 आयन को इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ से हमारा ये बढ़ा और इस हिस्टामिन से भी हमारा ये बढ़ जाता है, दोनों बढ़ गए। अब तीसरा हमारा यहाँ पर जो गैस्ट्रिन वाला है ना, इसमें भी होता है कि जैसे ही गैस्ट्रिन हमारे यहाँ जाके बाइंड करेगा, ये भी इस गैस्ट्रिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा और इसका भी ओवरऑल काम क्या होगा कि ये भी हमारे इस Ca2 पॉजिटिव को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर इन तीनों ने मेन जो काम किया, बहुत तेज चीज़ है, लेकिन इनका जो मेन काम था वो हमारा क्या था कि ये कैल्शियम आयन को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो जैसे ही हमारे यहाँ Ca2 पॉजिटिव बढ़ जाते हैं, इसका जो मेन काम है वो क्या है कि ये हमारे इस हाइड्रोजन की आउटफ्लक्स को बढ़ाता है। इसको हम जो है एक्सोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, मतलब आउटफ्लो, मतलब जो हाइड्रोजन है वो हमारे यहाँ से रिलीज होके और इस ल्यूमन वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो ये आउटफ्लो को क्या करता है, हमारा जो कैल्शियम है ये इसको बढ़ाने का काम करता है। तो जब हमारे ये तीनों चीज़ यहाँ बाइंड करेंगे, ये इस कैल्शियम को बढ़ाएंगे और कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की रिलीज को बढ़ाएगा। तो भाई ऑटोमेटिक क्या है, हाइड्रोजन हमारा ज़्यादा रिलीज होगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ HCl यानी कि एसिड बनेगा हमारा। तो इस तरह ये चीज़ काम करती है कि कैल्शियम बढ़ेगा, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन रिलीज होगा और हमारा HCl बढ़ेगा। तो ये तीनों हमारे इस तरह से क्या कर रहे हैं, हमारे HCl की सीक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। और क्लोरीन जो हमारा था वो हमारे इस क्लोराइड चैनल यानी कि हमारे ब्लड से इस क्लोराइड चैनल के थ्रू हमको यहाँ ल्यूमन में पहुंच जाता है। तो इस तरह मिलकर हमारा HCl बनता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बढ़ाती रहती हैं। तो अब समझो यहाँ पर कि जो गैस्ट्रिन है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। कैसे होता है, तो जो हमारा गैस्ट्रिन है वो हमारा एक तो ब्लड के अंदर रिलीज हो गया, भाई गैस्ट्रिन आ गया हमारा। अब ये गैस्ट्रिन है उसके 2-3 काम और होते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये हमारे ECL सेल होते हैं, एंडोक्रोमोफिल लाइक सेल, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सेल क्या करते हैं, इनके अंदर ये भी हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, इनके अंदर भी हिस्टामिन हमारे थोड़ी बहुत मात्रा में स्टोर रहते हैं। तो जो गैस्ट्रिन है ना वो हमारा इन सेल से क्या कर देता है, हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा देता है। तो गैस्ट्रिन एक तरह देखा जाए तो हमारे हिस्टामिन को भी बढ़ा रहा है और इधर देखा जाए तो डायरेक्टली HCl को भी बढ़ा रहा है। तो जो ACH होगा और गैस्ट्रिन और ACH दोनों के दोनों ही हमारे ये काम करते हैं कि ये हमारे हिस्टामिन की रिलीज को भी बढ़वा देते हैं। और जब हिस्टामिन हमारा ज़्यादा मात्रा में आएगा तो भाई ये भी क्या करेगा, कैंप को बढ़ाएगा, Ca2 को बढ़ाएगा और हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, HCl हमारा ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों हमारे मिलजुल कर इतना काम करते हैं कि ये HCl की सीक्रेशन को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं।
तो गैस्ट्रिन हमारा इस तरह काम करता है कि एक तो वो खुद डायरेक्टली जाके बाइंड करेगा, दूसरा हमारा हिस्टामिन की रिलीज को भी बढ़ा देता है। तो इस तरह ओवरऑल हमारा देखा जाए तो HCl हमारा इस तरह यहाँ सीक्रेट होता है। आई होप आप लोग को ये HCl कैसे बना ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अब छोटा सा समझो कि जो हमारा गैस्ट्रिन था वो हमारा एक्चुअल में रिलीज कैसे हो रहा था। तो गैस्ट्रिन हमारा एक तो ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज हो जाता है और यहाँ जाके बाइंड करके अपना एक्शन देता है। तो एक तो ये क्या करता है कि जब हमारे पेट में क्या होता है pH बढ़ जाता है, यानी कि जो गैस्ट्रिन है एक तरह से हमारा फीडबैक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। फीडबैक मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि जो हमारा डाइजेशन है फूड का वो हमारा कब होगा, जब यहाँ पर हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। अब किसी वजह से अगर इसके अंदर की pH बढ़ जाती है, आप लोगों को pH के बारे में पता होगा कि क्या होता है, यहाँ पे हमारा 0 से लेकर 7 तक जो होता है ये हमारा एसिडिक कहलाते हैं और 7 से लेकर 14 तक हमारे क्या कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं। और जितना कम होगा उतना ज़्यादा हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर लगभग हमारा 0 से लेकर 3 या 4 तक हमारा जब pH होता है तब हमारी डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर किसी केस पर किसी भी रीज़न से अगर हमारी pH बढ़ जाती है तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिन रिलीज होगा और गैस्ट्रिन जैसे रिलीज होगा वो हमारे यहाँ पर क्या करेगा, हिस्टामिन को रिलीज करेगा और यहाँ भी बाइंड करेगा। और जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देंगे और HCl जितना ज़्यादा होगा वो हमारे pH को फिर से कम करेगा, क्योंकि HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो इस तरह हमारा गैस्ट्रिन जो है वो अपना यहाँ पर काम करता है। तो गैस्ट्रिन रिलीज कब होगा, जब हमारा एंट्रल pH यानी कि हमारे बॉडी के अंदर का pH जो है बढ़ जाता है, पेट के अंदर का। फिर हमारे यहाँ पर आता है गैस्ट्रिनोमस ट्यूमर, जो मैंने आपको बताया था जोलिंगर डिसीज में कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ट्यूमर जब हमारे हो जाते हैं स्टमक में, सॉरी ड्यूडेनम वाले पार्ट में या फिर पैनक्रियाज में, तो उस केस में भी हमारा गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होने लगता है। थर्ड हमारा आता है फूड कंस्ट्रेंट, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे ही खाना वगैरह खाते हैं वो हमारा जैसे ही मैसेज जाता है हमारे CNS के पास, वहाँ से बेगली मीडिएटेड रिफ्लक्स आता है और वहाँ से हमारा गैस्ट्रिन रिलीज होता है। और जब गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो वो हमारे इसके थ्रू हिस्टामिन और खुद दोनों बाइंड करके क्या करके HCl की सीक्रेशन को बढ़ाएगा कि भाई खाना आ गया, अब जाके आप पचाने का अपना काम करो। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर ये हमारा गैस्ट्रिन और पैराइटल सेल के अंदर जो हमारा HCl है इसके काम को आप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो HCl है वो हमारा क्या करता है, कॉज करेगा अल्सर को, यानी कि HCl जब ज़्यादा हो जाएगा, इन सब केस में अगर HCl ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे इस म्यूकस को डैमेज कर देगा और यहाँ जाके हमारे अल्सर को कॉज कर देगा। तो इसी के लिए यहाँ पर हमारे होते हैं गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल क्या करते हैं, ये हमारी म्यूकस को सीक्रेट करते हैं और म्यूकस हमारी क्या करेगा, म्यूकस हमारे इस वाले जो GIT है इसके ऊपर एक लेयर बना देगा और ये लेयर क्या करेगी, हमारे HCl को रोकने का काम करती है। लेकिन ये तभी तक करेगी जब ये हमारे इसके बराबर है। अगर HCl हमारा ज़्यादा हो जाता है तो ये म्यूकस हमारी कम हो जाएगी और ये हमारे क्या हो जाएंगे, डैमेज इसको कर देता है। वही अग्रेसिव और डिफेंसिव वाला सिस्टम हो गया। अब हमारे यहाँ पर एक और आते हैं गैस्ट्रिक चीफ सेल, जिसके अंदर हमारे पेप्सिन और गैस्ट्रिन लाइपेज होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये एक तो पहला काम तो इनका भाई डाइजेशन वाला है, लेकिन अगर अल्सर के केस में देखा जाए तो ये स्टमक की जो लाइनिंग है, ये जो म्यूकस ये लेयर है, इसको ये डैमेज करने का काम करते हैं। और जब ये डैमेज हो जाएगी तो भाई अपना HCl क्या करेगा, यहाँ असर दिखाएगा और इसको क्या करेगा, अल्सर कॉज कर देगा। तो इस तरह आपने जो है सारे के सारे अग्रेसिव वाले फैक्टर देख लिए होंगे। अब अगर डिफेंसिव की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक हमारा होता है यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन भी बनते हैं और जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा रिलीज होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक साइटोप्रोटेक्टिव नेचर का होता है। साइटोप्रोटेक्टिव मतलब सिंपल ये होता है कि वो हमारा किसी हार्मफुल एजेंट, जो देखा जाए यहाँ पर हमारा HCl एक हार्मफुल एजेंट है, तो एक हार्मफुल एजेंट से हमारे सेल्स को बचाने का काम करता है। तो अगर देखा जाए तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है साइटोप्रोटेक्टिव नेचर का, मतलब वो इस HCl के हमारे इस GIT के जो सेल्स हैं इनको बचाने का काम करेगा। तो ये हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन काम कैसे करता है कि जैसे ही हमारा pH यहाँ बाइंड करता है ये हमारे म्यूकस की सीक्रेशन को बढ़ा देगा। जो म्यूकस हमारे यहाँ सीक्रेट हो रहा है गॉबलेट सेल से, ये हमारे इंक्रीज हो जाएंगे और वो यहाँ के और अच्छे से लेयर को मजबूत करेंगे। और दूसरा हमारा होता है बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन। तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वो हमारे इस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो इस तरह हमारा ये पूरा का पूरा रेगुलेशन यहाँ पर चलता रहता है और हमारी बॉडी एक बैलेंस में बनी रहती है। तो ये आप समझ गए रेगुलेशन। अब अगर हम इसकी, ये तो अग्रेसिव फैक्टर वाले आप समझ गए। अब डिफेंसिव में बात करें तो वही मैंने दो चीज़ आपको बताई, एक हमारा था गैस्ट्रिक म्यूकस, एक हमारी थी बाइकार्बोनेट। तो गैस्ट्रिक म्यूकस सिंपल एक लेयर बना देती है जो हमारी कैसी होती है, थिकी होती है और एक स्टिकी यानी कि चिपचिपी होती है, जो क्या करती है हमारी GIT को प्रिवेंट करेगी HCl से और पेप्सिन से ये करेगी और ये हमारे गॉबलेट सेल से रिलीज होती है। ये बात आपको बता दी। और बाइकार्बोनेट है, ये भी हमारे क्या करते हैं, ये पाइलोरिक रीजन स्टमक के, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उसके जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे ये स्टमक है तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पाइलोरिक रीजन कहलाता है। तो इस वाले पार्ट से हमारे क्या होते हैं, ये बाइकार्बोनेट सीक्रेट होते हैं और ये बेसिकली क्या करेंगे, हमारी pH को बढ़ाने का काम करेंगे इसके अंदर, स्टमक के अंदर, जिससे हमारा क्या होता है पेप्सिन और HCl भाई अपना काम ना कर पाए।
तो ये था पूरा का पूरा रेगुलेशन। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको लगाओ तो बैक करके थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो मेन इसका पर्पज यही था कि HCl हमारा कैसे बनता है और हमारी बॉडी की कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं, यानी कि हमारा जो बाइकार्बोनेट है और जो हमारा म्यूकस है ये इनको बचाने का कैसे काम करता है। तो इस तरह हमारी बॉडी पूरी चलती रहती है। तो अब अगर हम सिम्टम देखें कुछ अल्सर के, तो जैसे हमारा सबसे मेन जो सिम्टम होता है वो होता है स्टमक पेन, यानी कि बहुत ही खतरनाक जो है पेन होने लगता है पेट के अंदर, और जिसको हम जो है बर्निंग स्टमक पेन भी बोलते हैं, यानी कि एकदम जलन वाला पेट में दर्द होने लगता है। तो ये हमारा हो गया एक सिम्टम। बस के बाद कुछ इसमें फीवर, यानी कि जब ज़्यादा ही डेंजरस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि डार्क और ब्लैक स्टूल, यानी कि जो बेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और ब्लैक आने लगता है, या फिर वॉमिटिंग खून वाली उल्टी होने लगती हैं, या वेट बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, या फिर बहुत ही खतरनाक पेन होता है। तो ये होते हैं सीवर केस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो गए अल्सर हो गए हैं। और जब लेस होते हैं तो बस छोटा मोटा ब्लॉटिंग हो जाती है, हर्ट बर्न हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग वगैरह। तो ये छोटे मोटे सिम्टम देखने को मिलते हैं जब लेस फीवर होता है। तो ये सारी की सारी कहानी आप जो है अल्सर के बारे में समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट्स के बारे में। तो मोस्टली जो मैं कभी भी लेता हूँ तो जो क्लासिफिकेशन है वो मैं KD त्रिपाठी से ही लेता हूँ। अब इसके पीछे छोटा सा रीज़न ये है कि देखो जो भी KD त्रिपाठी है ना उसको ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के टीचर जो है प्रायोरिटी देते हैं और उसी को रेफरेंस मानते हैं। तो अगर आप ये वाली जो क्लासिफिकेशन है अगर आप KD त्रिपाठी की लिख के आते हो एग्जाम वगैरह में तो उसको टीचर जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और आपको अच्छे मार्क्स उसके द्वारा देंगे। वैसे तो और भी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन KD त्रिपाठी को प्रायोरिटी आप भी दिया करो, क्योंकि टीचर जो लोग हैं वो उसी को जो है रेफरेंस में बोलते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो है 4 क्लास में हमारे ये एंटी अल्सर एजेंट्स बांटे गए हैं। तो पहला हमारा इसमें आता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रीशन इनहिबिटर। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि देखो आप लोगों ने देखा कि जो सबसे बड़ा रीजन क्या था वो हमारा था एसिड, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड है वो हमारा अल्सर को कॉज कर रहा था। तो जो पहली क्लास हमारी है ना एजेंट्स की, वो क्या करेंगे, वो इस गैस्ट्रिक की जो सीक्रीशन थी उस सीक्रीशन को ही रोक देंगे, यानी कि जब हमारा एसिड निकलेगा ही नहीं ज़्यादा। और वही बात जो मैंने आपको सिंपल बताया था कि जितना ज़्यादा HCl उतना ज़्यादा अल्सर। तो अगर HCl को क्या करेंगे ये सीक्रेट होने से कम कर देंगे तो जो हमारे अल्सर है वो भी क्या होंगे हमारे ऑटोमेटिक कम होने लगेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास में आते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। अब इसके अंदर हमारे आते हैं H2 एंटाहिस्टामिन्स आते हैं जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं एक बार। फिर हमारे आते हैं एंटीकोलिनर्जिक जो अब ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। फिर हमारे आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं। इन्होंने भाई H2 एंटीहिस्टामिन को भी थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पोटेंट होते हैं और सबसे अच्छे काम के होते हैं। और इसमें सबसे लास्ट क्लास हमारी आ जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो हमारे काफ़ी कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली हमारे इसमें यूज़ होते हैं PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, तो ये क्लास आप यहाँ समझ गए होंगे। सेकंड हमारी इसमें क्लास आती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि अब समझो कि HCl हमारा बन गया, भाई निकल आया हमारे पेट के अंदर, रिलीज हो गया, हम उसको नहीं रोक पाए। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस HCl जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सेस मात्रा में निकल आया जो अल्सर कॉज कर सकता है, इसको हम न्यूट्रल करने के लिए कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिसको हम एंटासिड बोलते हैं या हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। तो ये इनका काम देखो, न्यूट्रल मतलब क्या करेंगे, इस HCl के इफेक्ट को क्या करेंगे, ये कम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी सेकेंड क्लास है कि अगर HCl हमारा निकल गया, भाई हम नहीं रोक पाए टाइम से, निकल गया हमारा, तो भाई अल्सर तो कॉज करेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने एंटासिड या फिर इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक न्यूट्रलाइजर इनको देंगे और ये क्या करेंगे, ये इस HCl के इफेक्ट को, इसके असर को न्यूट्रलाइज यानी कि बिल्कुल खत्म कर देंगे जिससे ये अल्सर वगैरह कॉज ना कर पाए। तो ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा सिस्टमैटिक, एक हमारा होता है नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी कि इनकी कुछ मात्रा हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो भाई थोड़ा बहुत ये साइड इफेक्ट दिखा सकते हैं। सेकंड हमारे नॉन सिस्टमैटिक हैं जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। डिटेल्स में हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब थर्ड इसके अंदर हमारी क्लास आती है अल्सर प्रोटेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, देखो आप एक चीज़ जानते हो कि मान लो कहीं कोई अल्सर हो गया, ये हो गया भाई, तो अब इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब अगर मान लो कि एसिड अभी भी ज़्यादा मात्रा में है तो भाई जो एसिड है वो तो इसको जाके परेशान करेगा, इस पर बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत खतरनाक पेन होगा। तो उस केस में यहाँ पर कुछ ड्रग्स बनाएगा जो हमारे होते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स। तो इनका काम क्या होगा कि ये उस केस में क्या करेंगे कि इनको एक तरह से पूरा का पूरा कवर कर देते हैं और जब ये हमारे पूरे के पूरे इस तरह से कवर हो जाते हैं तो अब जो एसिड है वो इसको क्या करेगा, परेशान नहीं कर पाता। और इस केस में क्या होगा कि अब इनको हीलिंग के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मतलब सिंपल ही बात है, अब ये एसिड इनको छेड़ नहीं रहा तो इसको हीलिंग के लिए टाइम मिलेगा। तो जो बॉडी के खुद की चीज़ें जो आपने जो भी ड्रग्स खाए हैं वो क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे प्रोटेक्ट करने, इसको धीरे धीरे हील करने में आपकी हेल्प करेंगे और इस तरह हमारे ये अल्सर प्रोटेक्टिव अपना जो है काम करते हैं। इसमें दो ड्रग आते हैं, एक सकराल फैट है और एक हमारा आता है कोलाइडल बिस्मथ
सब सिट्रेट आता है। फिर हमारे चौथी इसमें क्लास आती है एंटी एच पाइलोरी ड्रग। तो मैंने सबसे पहले आपको पेज नंबर 2 पे बताया था कि एच पाइलोरी ड्रग हमारे एच पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं। तो ये एक रीज़न था जो हमारे क्या कर रहे थे, हमारे अल्सर को कॉज कर रहे थे। तो जो एंटी एच पाइलोरी ड्रग हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं, ये हमारे क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जड़ से उड़ा देते हैं। और जब ये बैक्टीरिया हमारा मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो अल्सर हैं वो हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, हील होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे जो ये एंटी एच पाइलोरी ड्रग है वो अपना यहाँ पर काम दिखाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सभी को समझते हैं, बस आपको रेगुलेशन और कॉजेस को याद रखना है। तो अब इसके अंदर की हमारी पहली क्लास आती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। तो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारे वो ड्रग्स होंगे जो हमारी एसिड की सिक्रीशन को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे या फिर कम कर देंगे। और वही सिंपल फंडा कि जितना कम हमारा HCl बनेगा उतने ही कम हमारे अल्सर हमको देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर पहली हमारी क्लास आती है H2 एंटी हिस्टामिन। तो अब समझो कि ये अपना काम कैसे करते हैं। तो अब सारी की सारी जो कहानी है वो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है समझनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि एक हमारे होते हैं H2 रिसेप्टर, और ये हमारा हिस्टामिन है जो हमारे यहाँ से क्या करेगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा, कैंप को एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम के आयन को बढ़ाएगा, और वो जाके क्या करेगा, इस ATPase की पंप को एक्टिवेट करेगा, जिससे हमारे हाइड्रोजन जो है रिलीज होते हैं बहुत ज़्यादा। अब जो हमारे H2 हिस्टामिन है, यानी कि H2 ब्लॉकर्स भी इसको बोल सकते हैं, इनका सिंपल काम क्या होगा कि ये हमारे इस H2 रिसेप्टर को जाके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और जब वो इसको जाके ब्लॉक कर देंगे तो अब जो हमारा हिस्टामिन है वो जहाँ जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब हमारा हिस्टामिन यहाँ जाके बाइंड नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक हमारी इसकी जो रिलीज है हाइड्रोजन की वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो गैस्ट्रिन है ना, उसका आधा काम तो यही था कि वो भाई इसके द्वारा हिस्टामिन को रिलीज करा था। तो अब गैस्ट्रिन कितना भी चाहे हिस्टामिन को रिलीज करे, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन रिसेप्टर है, सॉरी H2 रिसेप्टर है, इसको हमने ब्लॉक ही कर दिया। तो जब ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पर ये कैल्शियम है वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके ज़्यादा बनेगा नहीं, और H जो हाइड्रोजन है इसकी हमारी रिलीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह हमें जो अपने H2 एंटी हिस्टामिन अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी बात करें तो ये वेजल जो मतलब बेसिक अंदर हो जाते हैं, बाकी साइकिक थोड़े दिमागी तरह से, बाकी न्यूरोजेनिक न्यूरॉन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, बाकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, इन सभी सिक्रीशन को क्या करते हैं, ये हमारे कम करने का काम करते हैं। बाकी ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं नॉकटर्नल एसिड सिक्रेशन, यानी कि जो नाइट के टाइम पर जो एसिड सिक्रेट होता है कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, जो HCl है वो हमारा कम हो जाएगा, और जब HCl कम हो जाएगा तो अल्सर हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे जो है H2 एंटी हिस्टामिन हमारे काम करते हैं। अब इसके अंदर अगर ड्रग देखे जाएं तो हमारे यहाँ आता है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमिटिडिन और रॉक्सेटिडिन और लेफ्यूटिडिन। अब इसके अंदर का जो सबसे मेन ड्रग है वो हमारा इसमें आता है सिमेटिडिन। तो सिमेटिडिन एक प्रोटोटाइप ड्रग है। अब मैंने वैसे क्वेश्चन शायद पूछा था उस पर, तो प्रोटोटाइप ड्रग का मतलब सिंपल ये होता है कि वो ड्रग जिसकी वजह से उस पूरे क्लास की पहचान होने लगी। मतलब सिंपल है कि सिमेटिडिन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पोटेंट ड्रग है जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरे के पूरे H2 हिस्टामिन के बारे में जानने लगे। जैसे एग्जांपल के समझो, मान लो कोई क्लास है जिसमें कोई एक टॉपर है जिसने पूरे स्कूल में अपना नाम कर रखा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे उस क्लास को ही जान लेते हैं कि भाई कौन सी क्लास से हो, अच्छा आकाश भैया वाली क्लास से, अच्छा उस वाले भैया की क्लास से हो। तो इस तरह क्या हो गया, उस पूरे एक ड्रग ने उस पूरी क्लास का नाम कर रखा है। तो वही है कि सिमेटिडिन एक ऐसा प्रोटोटाइप ड्रग है जिसकी वजह से H2 एंटी हिस्टामिन का नाम है, और कई बार जो है इसको सिमेटिडिन नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, सिमेटिडिन टाइप ड्रग या सिमेटिडिन एनालॉग, इस तरह हमारे चलते हैं। तो सिमेटिडिन एक हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है और ये इसका मेन ड्रग हो गया। और बाकी अब उसको काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मैकेनिज्म तो आपने देख ही लिया, सेम हमारा होगा। बाकी ये हमारा रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, और फेमिटिडिन हमारा थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने में कम है, बाकी सारे के सारे हमारे जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और ये सिमेटिडिन हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है ओरली। ये देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको KD त्रिपाठी में अच्छे से लिखी हुई मिल जाएंगी, आप चाहो वहाँ जाके स्टडी कर सकते हो। बाकी नोट्स में तो मैंने यहाँ प्रोवाइड कर ही दिया है। तो जो सिमेटिडिन है उसकी बायोटिलिटी लगभग 60 से 80% तक होती है, और भाई सिंपल सी बात है क्योंकि ओरली देंगे तो ये मेटाबोलाइज हमारी हो जाती है। ठीक है, सिंपल बात है। बाकी ये जो एलिमिनेशन है ये हमारी यूरिन के थ्रू साथ में निकल जाती है, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो लगभग हमारी 2 से 3 घंटे की इसकी क्या होती है, टी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं वैसे बहुत वीडियोज़ में बताता हूँ, पर क्या आप लोगों को पता है कि टी हाफ लाइफ एक्चुअल में होती क्या है? नहीं पता? चलो कमेंट करके बताओ कितने लोगों को पता है टी हाफ लाइफ क्या होती है, सॉरी टी मतलब 1/2 ये हाफ लाइफ हमारी क्या होती है किसी भी ड्रग की। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताओ। तो ये आप समझ गए। बाकी अगर इसके यूजेस देखें तो सिंपल है कि ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर को हील करने का ये काम करते हैं। बाकी ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस करेंगे। बाकी जो स्ट्रेस की वजह से कई बार जो अल्सर कॉज हो जाते हैं तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, बचाने का काम करते हैं। बाकी जो GI हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन है, यानी कि कई बार क्या होता है कि भाई किसी के अंदर ज़्यादा ही रिलीज होते हैं,
या HCl हो गया या कुछ भी चीज़ हो गई, तो उसको अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हेडेक हो गया या डिजीनेस हो गया, बॉबल अपसेट, कई बार पेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, मूवमेंट है, या सूखा मुंह यानी कि ड्राई माउथ, ये कुछ प्रॉब्लम है जो इसकी वजह से हो सकती हैं। बाकी अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो भाई सिंपल याद रखना, आप इसको तो लिख के आना, लेकिन हो सके तो इस वाले पार्ट को भी बनाकर आना। तो आपको अगर ये लॉन्ग में आता है, 10 नंबर में आता है या 7 में आता है, तो आप इस वाले पार्ट को भी बना के आना। ये साइड का छोड़ देना, लेकिन ये पढ़ा के जरूर आना कि एच हिस्टामिन ने कैसे कैल्शियम को बढ़ा के HCl की रिलीज़ को बढ़ाया। तो ये चीज़ आपको यहाँ बना के आनी पड़ेगी अगर ये लेंथी में आता है तो ये हमारे हो गए यहाँ पर H2 एंटी हिस्टामिन के बारे में। ठीक है, चलिए बाकी ये कुछ इसके बारे में वही एडवर्स इफेक्ट है वो आप यहाँ पर स्टडी कर लेना। सेकंड हमारा इसमें आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा पोटेंट ड्रग होते हैं और सप्रेसेंट, एसिड सप्रेसेंट, यानी कि एसिड को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सप्रेस कर सकते हैं। और इन्हीं ड्रग ने क्या कर दिया, H2 ब्लॉकर्स को भी ओवरटेक कर दिया। तो अब समझो कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, इसी की तरह समझाऊंगा। यहाँ पर आपको थ्योरी लिखी मिल जाएगी, अगर ये लेंथी में आता है अलग से तो आपको ये चीज़ यहाँ पर बना के आनी पड़ेगी। तो अब समझते कैसे। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोटॉन पंप कहाँ है, ये रही हमारी प्रोटॉन पंप, ये वाली। तो प्रोटॉन पंप हमारा क्या है, एक लास्ट स्टेप था, जिसमें क्या हो रहा था कि हमारे हाइड्रोजन जो है यहाँ से सीक्रेट होकर हमारे ल्यूमन वाले पार्ट में जा रहे थे, और यहाँ से हमारे ब्लड से क्लोरीन पहुँच के ये मिलकर हमारे HCl बना, यानी कि एसिड हमारा बन रहा था। तो अगर हम क्या करें कि इस प्रोटॉन पंप को किसी तरह से बंद कर दें, यानी कि ये हमारा एक मेन चीज़ है, अगर हम इसको ही बंद कर दें तो हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही काम हमारे यहाँ पर करते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे जो H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase दिख रहा होगा ना, इसको जाके ये इनहिबिट कर देते हैं। तो अब ये अपना काम सही से नहीं करता, और जब ये काम सही से नहीं करेगा तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, और जब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ निकलेंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा HCl बनना बंद हो जाएगा। और वही सिंपल फंडा कि हमारा जब HCl बनना कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, अल्सर हमारे कम हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे कैसे ये काम करता है। बाकी अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ो। तो जब हम इनिशियली, यानी कि जब हम इसको देते हैं, तो ये एक मतलब प्रो ड्रग नाम से प्रो ड्रग होते हैं हमारे। ये प्रो ड्रग मतलब सिंपल होता है कि जब इनको दिया जाता है तब ये एक्टिवेट नहीं होते, बाद में जाके एक्टिवेट होते हैं। अब ये फंडा क्या है, तो इसको आप समझो कि इनिशियली क्या होगा कि जैसे ही हमने PPI दिए, इसको शॉर्ट में PPI बोलते हैं, PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हमारे इस पैराइटल सेल ये यहीं आस पड़ोस में क्या हो जाते हैं, जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, ये वेट करते हैं एसिडिक एनवायरनमेंट का। एसिडिक एनवायरनमेंट मतलब जो मैंने आपको pH वाला सेट बताया कि जैसे ही यहाँ पर pH 4 से कम हो जाती है, यानी कि इन जो हमारे PPIs हैं इनको लगता है कि भाई यहाँ पर अब एसिड थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, उसी केस में क्या होते हैं, हमारे जो है PPI एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि तब तक वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे प्रोड्रग, यानी कि वो तब तक इनएक्टिवेट स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे ही उनको एनवायरनमेंट मिलता है एसिडिक वाला, मतलब सिंपल है कि जैसे यहाँ पैराइटल में या जो हमारे ये गैस्ट्रिक वगैरह है, यहाँ पर जैसे ही pH 5 से कम हो जाती है, यानी कि HCl हमारा ज़्यादा सीक्रेट होगा, तभी भाई यहाँ पर pH हमारी कम होगी, क्योंकि तभी ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। तो जैसे ही यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा हो जाता है, हमारे जो PPIs हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर वो हमारे दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ पर आता है सल्फेनामाइड, और एक हमारा यहाँ पर होता है सल्फेनेनिक एसिड। तो जो सल्फेनामाइड है हमारा, ये जो चीज़ है ना, ये हमारी मेनली क्या करती है कि जो आपको ये एंजाइम दिख रहा होगा H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase, हाइड्रोजन पोटेशियम जे वाला जो है, इस एंजाइम के साथ जाके क्या करेगा, ये हमारा इरिवर्सिबली, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। इरिवर्सिबल मतलब होता है कि एक बार इस पे बाइंड हो गया तो भाई अब ये वापस नहीं होगी कंडीशन। तो इरिवर्सिबली क्या करेगा, इस पे जाके बाइंड करेगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। और जैसे ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, अब जो हाइड्रोजन है वो हमारा यहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा, और HCl की जो सिक्रीशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है, यानी कि हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई अब काम कैसे चलेगा। भाई अगर हमारा ये पूरा खत्म हो गया, प्रोटॉन पंप खत्म हो गया, तो अब क्या होगा, तो अब ये चीज़ हमारी तभी रिज्यूम होगी जब हमारा नया मॉलिक्यूल्स बन जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये जड़ से ही खत्म कर देते हैं। इन्होंने क्या किया, इरिवर्सिबली कर दिया, यानी कि वो चीज़ हमारी दोबारा होगी नहीं। जैसे जो हमारे हिस्टामिन वाले थे ना, वो यहाँ पर रिवर्सिबल ही थे, यानी कि इसको ब्लॉक कर रहे थे, फिर जैसे ही दवा का असर कुछ घंटों के लिए खत्म होता था, वो यहाँ पर दोबारा क्या हो रहे थे, यहाँ पर हिस्टामिन हमारा बाइंड होने लगता था। लेकिन जो ये प्रोटॉन पंप है, ये हमारे परमानेंटली क्या करते हैं, इसको एक तरह से इरिवर्सिबली बाइंड कर देंगे, जो वापस नहीं जाएगी, और ये हमारा मॉलिक्यूल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर ये हमारी चीज़ तभी हमारा एसिड बनना दोबारा कंटिन्यू होगा, जब क्या हो जाती है, हमारे जो एसिड सिक्रीशन हमारे जो नए मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे बन जाते हैं। जैसे नए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर से हमारे एसिड की जो साइकिल है वो हमारी चलने लगती है।
अब इसके अंदर के हमारे ड्रग्स हैं, ओमियोप्राजोल हो गया, इसोमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, डेक्स्ट्राप्राजोल और इलाप्राजोल। तो इसमें जो ओमिप्राजोल है वो हमारा प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी कि ये एक मेन ड्रग है जो हमारा पूरी क्लास को डिनोट यहाँ पर कर सकता है। तो जैसे हमारा वहाँ सिमेटिडिन था वैसे हमारा यहाँ पर क्या है, ओमिप्राजोल हो गया। ठीक है, तो अब इसके कुछ बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में जाने तो ओमिप्राजोल हमारा मेन ड्रग है। बाकी जितने भी हमारे पीपी आते हैं वो ओरली ही दिए जाते हैं, तभी जाके ये डायरेक्टली पेट में जाके क्या करते हैं, अपना असर दिखाते हैं। बाकी ये एंट्रिक कोटेड होते हैं। अब एंट्रिक कोटेड हमारे मतलब ये वो वाले नहीं है जो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होंगे, ये हमारे एंट्रिक कोटेड होते हैं एचसीएल के लिए, स्पेशली हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। यानी कि ये बेसिक एनवायरनमेंट, ये एक तरह से उसके उल्टे हैं। जैसे वो बेसिक एनवायरनमेंट इंटेस्टाइन में हो रहा था, ये हमारा होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। यानी कि जब ये जाएगा तो यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमारा पीएच जो है वो 5 से कम हो जाएगा, एसिडिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ये पीपीआईज हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमारे क्या करते हैं, यहाँ पर एक्टिवेट होकर अपना काम शुरू करने लगते हैं। अब इनको एंट्रिक कोटेड में यहाँ पर इसलिए डाला जाता है जिससे ये एडवांस में मतलब एक्टिवेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर एसिडिक नहीं है, बेसिक एनवायरनमेंट है, वो जाके और एक्टिवेट हो गए और उन्होंने इसको जाके बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तो भाई हमारा एचसीएल एकदम बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया पेट वगैरह में और सारा सीन ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे सारा कुछ देखभाल के हमारी दवाई बनाई जाती है। अब बायोटिक की बात की जाए तो लगभग 50% इसकी रहती है, आप समझ रहे होंगे, ओरली दिया जा रहा है। फिर प्रो ड्रग भी है, यानी कि पहले से इनएक्टिवेट होता है तो भाई इसको लीवर पहले ही ज़्यादा खा जाता है। उसके बाद इसकी बायोटिक की बात करें तो जितने भी हमारे पीपीआईज हैं ये सब लगभग हमको जो है खाने से 1 घंटे पहले लेनी चाहिए, तब ये अपना जो है असर ज़्यादा दिखाते हैं। अगर बिल्कुल खाने के साथ लेंगे तो इनकी जो वैलिडिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। हमारी मेटाबोलाइज हमारे ये लीवर में कर लिए जाते हैं और एक्सक्रीटेड हमारी यूरिन के थ्रू ये बाहर चले जाते हैं। और जो प्लाज्मा इसकी हाफ लाइफ होती है वो लगभग 1 से 2 घंटे की होती है मोस्टली पीपीआईज की। बाकी ये सप्रेशन लगभग 24 घंटे के लिए कर देते हैं, 80 से 90%। मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग है, तो आप खुद देखो 80 से 90% तक एसिड एकदम हमारा सप्रेस हो जाता है 24 घंटे के लिए। उसके बाद नए मॉलिक्यूल बन के हमारा सारा कुछ रिज्यूम हो जाता है। बाकी अगर हमको ये चीज़ नॉर्मल करनी हो तो जो सिक्रीशन है वो हमारी रिज्यूम हो जाती है 3 से 4 दिन के अंदर। जैसे ही हम ड्रग्स को खाना बंद कर देते हैं उसके 3-4 दिन बाद ये अपना असर जो है खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गए। अब अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वैसे ज़्यादा इनके मतलब एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ ही माने जाते हैं, लेकिन कई केस में नोजिया देखा गया है, लूज स्टूल यानी कि एक तरह से डायरिया बोल सकते हैं, फिर हेडेक हो गया या एब्डोमिनल थोड़ा बहुत पेन हो गया, मसल्स एंड जॉइंट पेन हो गया और भी कुछ होंगे। तो ये छोटे मोटे हमारे क्या होते हैं, इसमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर थर्ड हमारी क्लास आती है एंटीकोलिनर्जिक। तो वैसे देखा जाए तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते अल्सर में, क्योंकि इसके मतलब अल्टरनेट प्रेजेंट है ना। H2 एंटीहिस्टामिन बहुत अच्छे ड्रग्स हैं, फिर हमारे पीपीआईज आ गए उनसे भी अच्छे, तो इसलिए जो है इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी इनका भी वही काम है कि ये क्या कर सकते हैं, गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो आप जानते होंगे कि यहाँ पर हम आपको दिख रहा होगा ACH है, तो यहाँ पर जाके क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ जाके चिपक नहीं पाए, बाइंड नहीं होगा N वाले या M वाले, तो इससे हमारा कैल्शियम के डाउन होगा और धीरे धीरे हमारा ये चीज़ भी यहाँ पे डाउन होगी। तो इस तरह ये अपना यहाँ पर काम दिखाने को मिलते हैं। बाकी ये लो डोज में अपना ज़्यादा अच्छा असर नहीं दिखाते, और अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं लार्ज डोज में तो असर तो दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे, इनटॉलरेटेड हार्मफुल साइड इफेक्ट ये देते हैं, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। इसका एक ड्रग है हमारा प्रेंजिपाइन, जो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो मोस्टली बाहर की कंट्री में यूज़ किया जाता है, और वो एक सिलेक्टिव M1 एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर में यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में, इंडिया में ये अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। तो ये थे हमारे शॉर्ट एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। अब अगर यहाँ पर देखा जाए इसमें फोर्थ हमारा जो एसिड इनहिबिटर्स में फोर्थ हमारी आती है वो आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो ये साइटोप्रोटेक्टिव नेचर का, जो मैंने आपको अभी पहले बता दिया था क्लासिफिकेशन में, मतलब ये किसी भी सेल वगैरह को हार्मफुल चीज़ों से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हो गए, ऐसे चीज़ जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह ही होगी। तो अब समझो कि नॉर्मली हमारा क्या हो रहा था, तो नॉर्मली जो हमारा म्यूकस है, हमारी गैस्ट्रिक म्यूकस हो गई या हमारी जो चीज़ ड्यूडेनम वाली जो म्यूकस होगी, दोनों म्यूकस में क्या होता है, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन के 2 टाइप हैं, PGE2 और PGI2। ये दोनों हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और ये दोनों प्रोड्यूस होकर काम क्या करते हैं कि ये एक तो एसिड की सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे, दूसरा हमारी म्यूकस को और बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन को ये बढ़ाने का काम करते हैं, और तीसरा ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करते हैं। तो गैस्ट्रिन का फंडा आप समझ गए कि अगर हमारा गैस्ट्रिन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिस्टामिन भी कम होगा, गैस्ट्रिन भी कम होगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा HCl जो होगा वो हमारा कम हो जाएगा। दूसरा हमारा म्यूकस और बाइकार्बोनेट जब बढ़ेगी, तो जब म्यूकस बढ़ेगी तो ये लेयर हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी, और बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट हमारे HCl को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये हमारे काम हो गए। फिर इनहिबिट करेगा एसिड सिक्रेशन को, तो एसिड अगर कम करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो अल्सर वो कम हो जाएगा। तो इस तरह हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन अपना काम दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये सब चीज़ हमारी नेचुरली प्रोवाइड हो रही थी, ये हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उससे ये नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर बन रहा था, लेकिन जो बनता है
उसकी जो हाफ लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पर सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ किया गया और उसका एक एग्जांपल यहाँ पर सिंपल क्या है, मीज़ोप्रोस्टोल है, जो हमारा एक यहाँ पर सिंगल ड्रग है। तो वो हमारा क्या करता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग इसके मुकाबले है। लेकिन जो बाकी के ड्रग्स हो गए जैसे H2 ब्लॉकर्स हो गया या PPIs हो गए, उनके मुकाबले तो शॉर्ट ही है, इसलिए इनका भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन हाँ, इनका यूज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये हमारा हो गया मीज़ोप्रेडिन, एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो गया और ये लगभग अपना जो है 3 घंटे तक अपना पूरा का पूरा यहाँ पर असर दिखा देता है अपना। बाकी ये जो मेनली हमारा यूज़ होता है ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें पेप्टिक अल्सर जो है नशेड्स की वजह से, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो जाता है, या फिर कोई ज़्यादा स्मोकर है, हैवी स्मोक वगैरह ज़्यादा करता है, तो उन केस में हम जो है इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। बाकी इनका जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है डायरिया हो जाता है या किसी को पेन वगैरह होना शुरू हो जाता है। ये एक इसकी प्रॉब्लम है कि भाई ये पेन को कॉज करता है, पेन को कम तो नहीं करता लेकिन हाँ कई केस में ये बढ़ाने का काम कर देता है। बाकी और हो गया जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया या फ्लैटुलेंस, गैस वगैरह बन जाना, ये कुछ हमारे साइड इफेक्ट हो गए प्रोस्टाग्लैंडिन वाले के। बाकी देखा जाए तो ये हेडेक, डिजीनेस भी कॉज करता है कुछ पेशेंट में। बाकी प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो जो क्या करेगा भाई, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्री मैच्योर डिलीवरी वगैरह होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए इसका जो है प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थी सारी की सारी बातें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हुए होंगी। तो अब हमारी जो सेकंड इसके अंदर क्लास आती है वो आती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, यानी कि जिसको हम जो है एंटासिड नाम से भी जानते हैं। तो अगर एंटासिड नाम से समझो तो एंटी का मतलब एंटी हो गया, एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और ये हमारा हो गया एसिड। तो ये वो केस है कि जब हमारा क्या हो गया, एसिड हमारा बन गया, और जब एसिड बन गया तो अब हम भाई उसको वापस तो भेजेंगे नहीं कि वापस हम भाई पैराइटल सेल में दोबारा डाल दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ड्रग्स हमारे बनाए गए जो क्या करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनो है, जो आप 6 सेकंड में इसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। तो इनो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये हमारे इस तरह के एंटासिड होते हैं। फिर डाइजेन, आपने कुछ गोलियाँ भी खाई होंगी, तो ये सब चीज़ें हैं जो एसिडिटी में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बाकी अब अगर इसके बारे में देखा जाए तो एंटासिड हमारे वीक बेसिस होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और स्टमक की पीएच को बढ़ाएंगे। ये दो तरह से काम करें, आप ये समझो। पहला हमारा जो एसिडिटी हो गई थी तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो एसिड हमारा रिलीज हो चुका है उसको ये कम करेंगे। दूसरा जो स्टमक है जिसमें हमारा पीएच हमारी बहुत कम होती है, भाई एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगी, तो उस पीएच को ये बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि रेज द पीएच ऑफ स्टमक, जिससे वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नेचर आएगा और जो जलन हो रही थी, एसिडिटी हो रही थी, वो हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह ये अपना यहाँ पर काम देखने को मिलता है। बाकी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भाई इनहिबिट नहीं करेगा, इसको आपको याद रखना है। जो पहले वाली क्लास थी वो हमारी एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रही थी, लेकिन ये जो है वो सीक्रेट को इनहिबिट नहीं करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगी, उसके साथ रिएक्ट करके। अब कैसे करती है वो हम आगे समझेंगे। अभी इसका छोटा सा मैकेनिज्म देखो कि जैसे मान लो ये स्टमक है, अब यहाँ पर हमारा HCl रिलीज हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में और वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटासिड देंगे वो क्या करेगा, वो इस HCl के साथ यहाँ पर रिएक्ट करेगा और इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इसके असर को खत्म कर देगा। इस HCl को क्या करेगा, साल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता होगा भाई साल्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एसिड पहुंचाता है। तो इस HCl को क्या करेगा, वो साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में कोई बाकी की प्रॉब्लम ना हो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। 2-3 काम हो गए, एक तो ये साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, फिर ये पीएच को बढ़ा देगा, और पीएच को जैसे ही बढ़ा देगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो मैंने आपको बताया था, एक था एसिड और एक हमारा था पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है ना वो बेसिकली काम करता है जब पीएच कम होती है, यानी कि जब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, 4 से कम होती है, तब पेप्सिन अपना काम करता है। लेकिन जैसे ही ये पीएच को बढ़ा देगा वहाँ पर क्या होगा, हमारा पीएच बढ़ जाएगी, तो जो पेप्सिन है ये अपना काम सही से नहीं करेगा। और जब पेप्सिन काम नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर जो हमारी वॉल को ये खा रहा था, पेप्सिन भी एक तरह से हमारा रीजन था हमारे। देखो पेप्सिन क्या कर रहा था, डैमेज कर रहा था स्टमक की लाइनिंग को। तो जब पेप्सिन हमारा अपना काम नहीं करेगा तो ये भी ऑटोमेटिक क्या होगा, ठीक होने लगेगा। तो इस तरह हमारी ये पूरा का पूरा काम करता है। पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा, HCl हमारा साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो HCl है, अल्सर है, वो हमारे यहाँ धीरे धीरे क्या होंगे, ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बाकी इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम आपको मैंने बता दिया कि ये डिफेंस सिस्टम में काम करता है। मतलब जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोस्टाग्लैंडिन, वो क्या कर रहा था बेसिकली कि हमारे न्यूट्रलाइज कर रहा था, बाइकार्बोनेट की सीक्रेशन को बढ़ा रहा था, हमारे HCl को कम कर रहा था और म्यूकस को बढ़ा रहा था। तो इस तरह ये अपना काम कर रहा था। तो इन सब केस में ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। बाकी देखा जाए तो जो हमारे एंटासिड हैं ये हमारे 2 सब टाइप में डिवाइडेड है। पहला हमारा इसमें आता है सिस्टमिक और सेकंड हमारा आता है नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक का सिंपल मतलब ये होता है कि जो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में बाद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब अपना काम दिखाने के बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं सिस्टमिक एंटासिड।
तो अब अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो ये हमारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। भाई सिंपल बात है, अगर एब्जॉर्ब हो सकते तो वाटर सॉल्युबल हैं, फिर ये पोटेंट होते हैं, ताकतवर न्यूट्रलाइजर होते हैं, मतलब ये न्यूट्रल करने की इनकी बहुत अच्छी ताकत होती है। बाकी अगर देखा जाए तो ये हमारे जो पीएच को बढ़ाने का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो ये लगभग पीएच को 7 तक बढ़ा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो 4 से कम में माना जाता है स्ट्रॉन्ग। जो हमारे पेट के अंदर का पीएच होता है वो लगभग 4 से कम में होता है, तो ये इसको इतना बढ़ाने का काम कर देते हैं। ठीक है, बाकी बस एक ही कमी है इसकी कि इनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इनो हो गया या डाइजिन, जो भी आप खाते हो, तो इनो जैसे बहुत तेज जब जलन होती है आप पी लेते हो, लेकिन वो 1-2 घंटे बाद अगर आपने उसका सही से इलाज नहीं किया तो फिर से आपको जलन होने लगती है। तो यहाँ पर ये है कि इनो भाई जल्दी काम तो दिखाता है, पोटेंट भी है, लेकिन भाई काम दिखाता है थोड़े कम टाइम के लिए। तो ये हमारे होते हैं सेम की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारी क्या होती है, इसकी शॉर्ट होती है। तो इसमें जो सिस्टमेटिक एंटासिड है, इसमें एग्जाम्पल हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अगर देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म यानी कि ये काम कैसे करता है, तो लेट करो आपको बताया, यहाँ पर हमारा HCl हो गया बहुत ज़्यादा रिलीज। तो अब यहाँ पर जैसे ही हमने NaSCO3 यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया, यहाँ पर ये जो SCO3 है और ये N पॉजिटिव, ये 2 चीज़ों में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव अलग और यहाँ पर HCO3 नेगेटिव ये अलग। अब ये जो N है और इधर हमारा HCl है वो भी भाई यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा इसके साथ मिल जाता है और ये हमारा इसके साथ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा हमारा NaCl और इधर हमारा बन जाएगा H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब जो हमारे यहाँ पे NaCl है ना, वो तो हमारे यहाँ पे अंदर आ जाएगा और ये हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो यहाँ से कार्बन जो हमारा पेनक्रियाज है वहाँ से यहाँ पर हमारा बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बोनिक एसिड बना H2CO3 ये अंदर ही है, स्टमक के अंदर ही हमारा CO2 को रिलीज़ करता है और यहाँ वाटर बन जाएगा। वाटर तो भाई अपना काम कर लेगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो CO2 रिलीज होती है ना, ये हमारी थोड़ी बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो मैकेनिज्म आप समझ गए कि यहाँ पर ओवरऑल हुआ क्या, कि जो हमारा HCl था वो हमारा कन्वर्ट हो गया NaCl में, यानी कि यहाँ पर जो HCl था वो हमारा साल्ट बन गया। अब साल्ट हमारा अल्सर वगैरह के केस में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब समझो कि इसमें नुकसान हमारे क्या होते हैं। यहाँ पे आपको मैकेनिक पता चलेगा कि कैसे उसने अपना काम किया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे मिलकर हमारा साल्ट बन गया और बाकी ये चीज़ हमारी रिलीज हो गई। तो अब कॉम्प्लिकेशन यानी कि प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्या आती है, तो यहाँ पर हमारा बनता है CO2, पेट के अंदर फॉर्मेशन होती है CO2 की। तो CO2 क्या करता है कि डिस्टेंशन कर सकता है, डिस्कम्फर्ट कर सकता है। बाकी इसका एक और ब्लैचिंग, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये स्टमक है हमारा और इस जगह कोई सा अल्सर है। अब मान लो कि हमारा जो CO2 है वो यहीं पर रिलीज हो गया पास में, तो अगर CO2 रिलीज होगा तो वो यहाँ पर जाके बहुत ही खतरनाक तरीके से जलन कॉज करेगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। तो ये इसके कुछ हमारे नुकसान हो गए। बाकी देखा जाए तो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है। अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो NaCl है ये हमारा जब यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर बेसिक बहुत ज़्यादा होने लगेगा और जब बेसिसिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी तो उसको हम एल्कलॉसिस बोलेंगे और इसके अलग ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो ये भी एक इसका नुकसान हो गया। बाकी यहाँ पर सोडियम, NaCl हमारा तो भाई सोडियम भी है, तो सोडियम जब ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड के अंदर तो ये हमारे आपको पता होगा CHF, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, कोई CHF वाला है, एडिमा वाला, हाइपरटेंशन वाला है, किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ये सोडियम हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो इन सब केस में तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होता है कि आप इन सब का ज़्यादा यूज़ ना करो अगर हाइपरटेंशन है, CHF है या कोई रीनल फेलर है तो ये एक प्रॉब्लम होगी। बाकी एक और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, एसिड रीबाउंड होना। तो रीबाउंड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर pH हमारी बढ़ जाती है। तो अब अगर आपको यहाँ सिस्टम याद हो तो जो हमारा गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन हमारा रिलीज कब होता है, जब राइज हो जाती है एंटल pH में, यानी कि यहाँ हमारा जो बॉडी है इसको ये लगेगी कि pH हमारी अंदर किसी वजह से बढ़ रही है और जब pH हमारी बढ़ जाएगी तो वो यहाँ पर गैस्ट्रिन को रिलीज कर देगा और जब गैस्ट्रिन हमारा रिलीज होगा तो वो यहाँ पर हिस्टामिन को रिलीज करेगा, खुद भी रिलीज होगा और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करेंगी, एसिड की सिक्रीशन को एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं और एसिड एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रीबाउंड, यानी कि अचानक से एसिड घूमकर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़कर हमारे सामने आ गया। तो ये एसिड रीबाउंड होने के यहाँ पे थोड़े बहुत चांस हो जाते हैं। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है जो हमारे इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब सेकंड हमारा इसमें आता है नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। तो नॉन सिस्टमिक का मतलब क्या है कि ये ऐसी हमारी ड्रग्स होंगी जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ये एक अच्छी बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। देखो यहाँ रिएक्ट, पहले आप यहाँ पे समझो कि जैसे इन सब्सटेंस को दिया जाता है ये पहले क्या करेंगे, हमारे पेट के अंदर जो HCl है उसके साथ रिएक्ट होंगी और उसको क्लोराइड साल्ट यानी कि साल्ट होगा, उसके एंड में क्लोरीन होगा, तो
क्लोराइड साल्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एसिड है वो तो भाई अपना खत्म हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ही हमारा ये क्लोराइड साल्ट बचता है वो अगेन हमारे जो इंटेस्टाइन से, जो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आई थी कि बाइकार्बोनेट हमारे यहाँ रिलीज हो रहा था इंटेस्टाइन में, होता है भाई पचाने के लिए, तो जो इंटेस्टाइन के साथ क्या करेगा, ये फिर से रिएक्ट कर जाएगा और वहाँ पर ये इंटेस्टाइनल बाइकार्बोनेट को बनाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा SCO3 बच रहा था, जो एब्जॉर्ब हो रहा था सिस्टम वाले सीन में, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसीलिए ये हमारे नॉन सिस्टमिक होते हैं। और इससे हमारा जो एसिड बेस का डिस्टर्बेंस हो रहा था, जैसे हमारे बॉडी में एल्कोस, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एल्कोलोसिस हो रही थी, फिर सोडियम ज़्यादा हो गया तो वहीं वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, बॉडी में एडिमा, CHF ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो सब प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, यहाँ पर बच जाती हैं और यहाँ पर एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस हमारा जो है बच जाता है। और इसमें कई केस में हमारा CO2 भी रिलीज़ नहीं होता, तो इस केस में हमारे में जो ये डिस्टेंसन या डिस्कम्फर्टनेस बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था, वो भी हमारे यहाँ पर बच जाती है। एक और पॉइंट यहाँ लिख लो कि CO2 जो हमारी बॉडी में बनती है, तो वो कई बार आपने देखा हो ना, डकार आती है तो डकार के साथ बाहर भी निकल जाती है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर इस वाले केस में हमारी बच जाती है। तो अब समझो काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हमने ये इसका फॉर्मूला है MgOH2, जैसे ही हमने इसको देंगे, ये हमारे यहाँ हाइड्रोजन HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक साल्ट बन जाएगा, क्लोराइड साल्ट, जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। और हमारा साथ में वाटर यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है। तो जैसे ही हमारा ये बनेगा, ये यहाँ पर आएगा इंटेस्टाइन में और यहाँ पर हमारा पैनक्रियास से जो हमारा SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट है, इसके साथ मिलकर ये फिर से एक मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो इससे ये हमारा यूज़ हो गया और इधर हमारा ये भी यूज़ हो गया। तो इससे हमारी बॉडी में जो एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस है वो हमारा बच जाता है। तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ है वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो मैंने आपको बता दिया, एक इफेक्टिव एंटासिड है जो HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कैसे करेगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी ये गैस्ट्रिक pH को बढ़ाने का काम करता है अप टू 7 तक, और ये इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि गैस्ट्रिक pH 7 तक बढ़ा दिया इसने, तो ये हमारा छोटा मोटा एसिड रिबाउंड की दिक्कत कर सकता है। बाकी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इससे डायरिया कॉज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट रिलीज होगा जो एक तरह से डायरिया कॉज करेगा। डायरिया मतलब लूज मोशन, समझ गए होगे। फिर हमारा एक इसमें एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो एक्शन होता है वो स्लो होता है, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। और इसी केस में ये था कि इसका जो एक्शन है वो फास्ट है, लेकिन ये थोड़े कम टाइम के लिए टिकता है। तो इस तरह ये काम करते हैं। बाकी ये जो गैस्ट्रिक pH है उसको केवल 3.5 से 4 तक बढ़ाता है, तो इससे यहाँ पर एसिड रिबाउंड होने के चांस हमारे बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर सकता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनने की वजह से। इसकी रिएक्शन मैंने लिखी नहीं, एक आप लोगों के लिए बहुत है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ डायरिया कॉज हो रहा है यानी कि लूज मोशन, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो रही है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर दें तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। तो वही यहाँ पर होता है कि हमारे जो मैग्नीशियम साल्ट होते हैं वो बेसिकली डायरिया कॉज करते हैं, और जो एल्यूमिनियम के साल्ट होते हैं वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इन दोनों को कंबाइंड फॉर्मुलेशन में दिया जाता है या कॉम्बिनेशन में दे देते हैं, जिससे क्या होता है ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो इनका मेन काम है कि ये क्या करते हैं भाई, एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, वो अपना काम ही अच्छे से दिखा सके। तो इस तरह यहाँ पर हम एंटासिड को कई उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें एक और एग्जांपल है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह ही काम करता है, और ये CO2 को लिबरेट करेगा, जिससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी हमारे इसी एंटासिड के बारे में। तो अब हमारी यहाँ थर्ड क्लास आती है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स के बारे में। तो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सिंपल क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी अल्सर हो गया तो ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे, उसके ऊपर इस तरह की एक लेयर बना देता है, जिससे जो एसिड होता है वो अपना यहाँ पर काम नहीं दिखा पाता। तो इस तरह से हमारे अल्सर प्रोटेक्टिव काम करते हैं। करते क्या हुआ, जिससे हमारा एसिड जो है वो इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और जब ये लेयर बन जाती है तो जो हमारे अल्सर है उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने आप को हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पर काम करती है। इसके एग्जाम्पल हमारे हो गए सकराल फैट हो गया या कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट यानी कि CBS हो गया। अब पहला अगर देखें सकराल फैट, तो ये हमारा एल्यूमिनियम साल्ट होता है सुक्रोज सल्फेट का। जो हमारा सल्फेट है सुक्रोज, उसका एक एल्यूमिनियम साल्ट है। ये केमिकल बातें हैं, मैकेनिज्म आपको यहाँ समझते हैं चले क्या होता है। तो जैसे ही हम ये सकराल फैट को देते हैं, ये भी हमारा वैसे काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट इसको मिलता है, यानी कि pH जब हमारी 4 से कम होती है, क्योंकि भाई एसिडिक एनवायरनमेंट में ये हमारे अल्सर वगैरह होते हैं, क्योंकि हमें एसिड से बचाना है। और अगर एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं होगा तो एसिड नहीं होगा, तो जब एसिड ही नहीं होगा तो भाई इसका मतलब ही क्या है। तो जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट आता है, यानी कि pH लगभग 4 से कम होती है, ये जो हमारे सकराल फैट होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको इससे दिखाता हूँ।
लेट करो कि ये हमारे यहाँ पर क्या है, सक्राल फैट है। तो जैसे ही इन्हें एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। पॉलीमराइज मतलब आपस में जुड़ कर इस तरह की एक पतली सी लेयर सी अपने आप में बना लेते हैं। तो जैसे ही हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, ये हमारे होते हैं पॉलीमराइज। और पॉलीमराइज होने के बाद क्या करते हैं कि जो हमारा अल्सर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, ये ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी, इस तरह की लेयर में जनरेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर का मैकेनिज्म देखें तो जो हमारे अल्सर का बेस होता है वो हमारा लगभग पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो सक्राल फैट का हमारा ये हमारा नेगेटिव का होता है। तो इस तरह ये आपस में क्या होते हैं, इस तरह से चिपक जाते हैं, ऊपर लेयर बन जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की हमारी लेयर बन जाती है जो हमारे अल्सर को प्रोटेक्ट करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जो हमारी सक्राल फैट की लेयर है, इसके ऊपर जो खाना पीना हम खाते हैं डाइटरी, या जो हमारी म्यूकोजल की प्रोटीन है, म्यूकस की जो प्रोटीन है वो भी इसके ऊपर जाके क्या करती हैं, धीरे धीरे चिपकने लगती हैं। तो एक और यहाँ पर एक्स्ट्रा लेयर इस तरह की बन जाती है। तो अब जो हमारा एसिड हो गया या पेप्सिन हो गया या बाइल हो गया, वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो इस अल्सर को नुकसान नहीं पहुँचा पाते, और अल्सर को ठीक होने के लिए प्रॉपर मात्रा में टाइम मिल जाता है। तो इस तरह हमारे जो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं वो हमारे इस तरह से यहाँ पे अपना काम दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिकली मैकेनिज्म। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। बाकी अगर इसके और काम की बात करें तो ये जो लेयर है वो लगभग 6 घंटे तक यहाँ पर अल्सर के ऊपर बनी रहती है। तो अल्सर को 6 घंटे तक ये बचा के यहाँ रखेगी। बाकी ये प्रोस्टाग्लैंडिन को भी स्टिमुलेट करते हैं और बाइकार्बोनेट को भी स्टिमुलेट करते हैं, जो बेसिकली हमारे प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, जो हमारा डिफेंसिव सिस्टम था उसमें काम आते हैं। बाकी ये जो है एब्जॉर्ब नहीं होते, तो ये फीसेज यानी कि हमारे उसके थ्रू वेस्ट के थ्रू बाहर डायरेक्टली निकल जाते हैं। ठीक है, बाकी बात करें तो इनका ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि ये हमारे दिन में 4 बार देने पड़ते हैं। 24 घंटे हो गए, 6 घंटे तक ये असर दिखाएगा। अब अगर इसको बनाया है तो भाई अगर ये हट जाएगा तो बहुत ही जलन होगी। तो हर एक टाइम बन जाता है कि 6-6 घंटे बाद इसको देने पड़ेंगे। तो दिन में 4 बार जब इसको देंगे तब हम जो है इससे अल्सर को बचा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके मुकाबले अब जो है H2 ब्लॉकर्स और PPIs को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बाकी इसकी जो डोज है वो लगभग 1 ग्राम दी जाती है, जो एम्प्टी खाली पेट 1 घंटे पहले खाने से पहले। तो इस तरह ये हमारे यूज़ होते हैं। साइड इफेक्ट की बहुत ही कम है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन कई जगह पे इसमें देखा गया। बाकी ये हमारा स्टोमेटाइटिस या पेट में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको ट्रीट करने में इसका हेल्प करते हैं। बाकी कहीं जलन हो जाती है उसमें, और बाकी कोई बैड सोर कोई घाव हो गया उसमें हम इस जेल टाइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी फॉस्फेट स्टोन, जब किडनी में फॉस्फेट के स्टोन हो जाते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं फॉस्फेट के साथ जाके अपने आप को जोड़ लेते हैं और फॉस्फेट स्टोन होने से बचाते हैं। बाकी इसमें एक और ड्रग हमारा था CBS वाला हो गया। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सक्राल फैट की तरह सेम है इसका मैकेनिज्म। डोज अलग है, तो डोज लगभग ये हमारा 1 ग्राम यानी कि ज़्यादा मात्रा में दिया जा रहा था। ये लगभग 120 mg दिया जाता है ओरली, और ये भी दिन में 4 बार दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसके जो साइड इफेक्ट वो हो सकते हैं कि ये हमारे ब्लैकनिंग जो स्टूल होता है बेस्ट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कर सकता है। बाकी जीभ वगैरह जो काली डार्क हो जाती है वो भी ये कर सकता है। बाकी अब हमारे इसमें लास्ट कैटेगरी आती है, वो आती है चौथी, यानी कि एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। तो देखो इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा H. पायलोरी ड्रग है, H. पायलोरी बैक्टीरिया है, वो एक्चुअल में क्या करता है। तो जो H. पायलोरी बैक्टीरिया होता है वो हमारा ड्यूडेनम की और ये हमारा स्टमक की जो म्यूकस होती है वहीं पर हमारा प्रेजेंट होता है, और ये बेसिक नेचर में रहने का काम करता है। अब ये अपने आप को स्टेबल या अपने आप को रखता कैसे है, तो इसके पास यूरिया एक्टिविटी होती है। इसका मतलब सिंपल है कि ये यूरिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर सकता है, और ये अमोनिया बनाने का काम करता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर अमोनिया को जनरेट करेगा तो उससे क्या होगा, वहाँ की pH हमारी बढ़ जाएगी, और pH बढ़ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगी, हाई बेसिसिटी यानी कि हाई एल्कलिनिटी हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी ये म्यूकस की लेयर है ये हमारी धीरे धीरे क्या होगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही हमारी ये डैमेज हो जाती है, हमारा जो HCl है वो यहाँ जाके अल्सर कॉज करेगा। दूसरा इसने काम क्या किया कि इसने गैस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ा दिया, और जब यहाँ पर गैस्ट्रिन हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि भाई pH बढ़ गई तो गैस्ट्रिन बढ़ गया, तो गैस्ट्रिन जब बढ़ेगा तो गैस्ट्रिन ऑटोमेटिक यहाँ से क्या करेगा, कैल्शियम को बढ़ा के हमारे HCl की सीक्रेशन को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर एक तो इसने काम किया कि भाई हमारे यहाँ पर इसने इसको डैमेज कर दिया, दूसरा इसने यहाँ पर HCl की सीक्रेशन को भी हमारा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दोनों ही इसने क्या किया, अल्सर के लिए मतलब अल्सर इसने करने का दोनों में ही काम कर दिया। तो जब हमारी ये डैमेज हो गई, इधर हमारा HCl भी बढ़ गया, तो यहाँ पे हमारे अल्सर जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉज हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि मोस्टली केस में हमारा जो H. पायलोरी बैक्टीरिया है ये कई केस में हमारा रीज़न देखा गया है, लगभग 60 से 70% ड्यूडेनम हो गए, 50-60% गैस्ट्रिक हो, तो इन सब अल्सर में हमारा ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो इनको मारने के लिए हमारे होते हैं एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी ड्रग्स, या हम बोल सकते हैं एंटी H. पायलोरी ड्रग। और इनको हम एंटीबायोटिक नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि बैक्टीरिया को मार रहे हैं तो भाई एंटीबायोटिक्स ही हमारे ये कहलाते हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये हमारे इरेडिकेट कर देते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी कि जड़ से एक तरह से खत्म कर देते हैं, हमारे किल कर देते हैं या प्रिवेंट, जो भी आप बोलते हो बोल सकते हो। मैकेनिज्म सिंपल है कि ये एच पाइलोरी हमारा क्या करेगा, डैमेज करता है लोकल रीजन को, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। दूसरा हमारे ये क्या करेगा, गैस्ट्रिन को बढ़ाता है, जो हमारे एससीएल को बढ़ा के हमारे इसको डेवलप करेगा। पेज नंबर 2 पे आप यहाँ चाहो तो लिख लेना। तो ये हमारे क्या करेंगे, इसको इरेडिकेट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, जिससे हमारी ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, यहाँ पर कम हो जाती हैं। तो इस तरह ये अपना यहाँ पर काम दिखाते हैं। बाकी ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये मोस्टली हमारे पीपीआई के साथ में दिए जाते हैं, यानी कि वो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, उनके साथ में हम इनका मोस्टली कॉम्बिनेशन के रूप में ही दिए जाते हैं, क्योंकि पीपीआईज हैं वो भी अपना काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं इसको मारने के लिए। बाकी ये एससीएल की सीक्रेशन को भी रोकते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने काम क्या किया, जो हमारे एच पाइलोरी थे उन्होंने गैस्ट्रिन को रिलीज को बढ़ाया, तो जिससे हमारा एससीएल बढ़ रहा था। तो ये हमारे पीपीआईज क्या करेंगे, वो यहाँ से इसको रोकेंगे, गैस्ट्रिन का काम को इनहिबिट करके, मतलब यहाँ से एससीएल की सीक्रेशन को यहाँ से ये हमारे रोक देते हैं पीपीआई, और जो हमारे वो एंटी एच पाइलोरी है वो हमारे इस पाइलोरी बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। तो इस तरह ये दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा अपना इफेक्ट दिखाते हैं और हमको अल्सर से बचाने का काम करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हमारे जैसे हो गए हेलिको बैक्टीरियो कॉम्बीपैक हो गए, जिसमें ये कॉम्बिनेशन में बनते हैं। एमोक्सिलिन हमारी एंटीबायोटिक हो गई, और टिनिडाजोल भी हमारी हो गई, और ओमियोप्राजोल हमारा पीपीआई हो गया। इसी तरह हमारे यहाँ हेलिको कॉम्बीपैक हो गया, तो क्लैरिथ्रोमाइसिन और टिनिडाजोल ये हमारी दोनों चीज़ें वो हो गई एंटी एच पाइलोरी ड्रग, और जो हमारा लेंसोप्राजोल हो गया ये हमारा एक पीपीआई हो गया। तो इस तरह ये अपना यहाँ पर काम दिखाते हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी एंटी अल्सर की कहानी समझ आ गई होगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने डिटेल्स में आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपको वीडियो कैसी लगी, एफर्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अब से आपको रेगुलर सारा कुछ मिलने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत देर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और इसके एमसीक्यू भी बने हुए हैं, जिसको आप जो है वेबसाइट हमारी है carevelclasses.com, वहाँ जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।